हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स का हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ था जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, यानी कि इस लेक्चर के बाद आपका अप्लाइड मैकेनिक्स दोस्तों सभी चैप्टर्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी दोस्त पहली बार क्लास को देख रहे हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से, आप जा करके अदर लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये टोटल ओवरऑल इसमें 8 टॉपिक हैं आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, जिसमें कि सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसी में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी देख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, इसमें दो हमारी दोस्तों इसमें थ्योरम होती हैं, जिनमें कि एक है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी लंब अक्ष की परिमेय और समांतर अक्ष की परिमेय। इसके बाद चौथा टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड ऑफ सम इंपोर्टेंट सेक्शंस। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्लियर ना। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे सेक्शन मॉडुलस के बारे में एंड उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम इसी क्लास में लगा लेंगे। एंड बात करें दोस्तों हम इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के एमसीक्यूज के बारे में, तो मैं आपको एक मैराथन क्लास लाऊंगा अप्लाइड मैकेनिक्स की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट तक के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं लगभग 250 एमसीक्यूज यानी कि 250 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें 250 क्वेश्चंस होंगे, ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सभी चैप्टर्स के। तो पूरे मैकेनिक्स का निचोड़ लेकर के आऊंगा मैं आप सभी के लिए 250 एमसीक्यूज इस लेक्चर के जस्ट बाद ही, क्लियर ना। तो उसी में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के एमसीक्यूज भी कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं बेसिक जितना भी रहेगा यहाँ आपको सारा बता दूंगा, जिससे कि आपको एमसीक्यूज करते समय इसमें कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट डेफिनेशन बेस होंगे, टॉपिक बेस होंगे, वे सभी आपको क्लियर हो जाएंगे आज की इसी क्लास से। एंड आपको एमसीक्यूज भी बहुत जल्द मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है सिर्फ इस क्लास का। आपके एग्जाम से पहले आपको ये क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स की एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें कि हम सभी चैप्टर्स के केवल एमसीक्यूज स्टडी करेंगे, जिससे कि आपने अब तक जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब आपका रिवीजन हो सके, क्लियर ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को टॉपिक नंबर 1 से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें जो जो टॉपिक्स हैं इनका। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए सभी। पहली हेडिंग लिखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हम इसमें देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में कहते हैं इसको हम जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए क्या होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण, इसकी बात करते हैं। आघूर्ण का मतलब तो आप सभी समझते हैं, आघूर्ण मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण में भी कोई बॉडी घूमेगी। तो सपोज आपने मान लिया क्या, जब कोई भी बॉडी घूमती है तो किसी अक्ष के अबाउट घूमेगी, किसी अक्ष के परितः घूमेगी। तो आपने मान लिया ये कोई अक्ष है, ठीक है, ये अक्ष है, इसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब इसके चारों तरफ कोई भी बॉडी आपकी घूम रही है। जैसे ये अक्ष हो गई और इस अक्ष के चारों तरफ कोई भी वस्तु है वो घूम रही है, ठीक है ना। हमने मान लिया जो वस्तु इसके चारों तरफ घूम रही थी वो ये है, ये कोई बॉडी है जो इसके चारों तरफ रोटेट कर रही थी, ठीक है। इसका जो सेंटर है, इस बॉडी का जो सेंटर है CG, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो मान लिया इस अक्ष से r दूरी पर है। कितना? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी r, स्मॉल r। यहाँ तक समझ आ रहा है। यानी जैसे ये अक्ष हो गई, इससे मैंने r दूरी पर किसी बॉडी को इसके चारों तरफ रोटेट करा रहा हूँ, इस तरह से घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है, इस अक्ष के चारों तरफ घूम रही है, क्लियर। अब आपने हालांकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन फिजिक्स में भी आपने पढ़ी होगी। फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा I बराबर जो होता है आपका mr², आप सब ने पढ़ा होगा फॉर्मूला I बराबर mr²। I मतलब यहाँ पर इनर्शिया होता है, I मतलब हम यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था दोस्तों, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो था, लेकिन इस बॉडी के मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। किसका? मास का। इसीलिए हम इसको मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसको, I बराबर mr² को। बट ये हम फिजिक्स में पढ़े थे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, अप्लाइड मैकेनिक्स, यानी हम इंजीनियरिंग में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं उसमें इस बॉडी का मास कंसीडर नहीं करते, बल्कि इस बॉडी का एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं, मान लिया आपने इस बॉडी का एरिया क्या था, a था, ठीक है, तो हम m की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पर a पुट करेंगे। a ध्यान से सुनते रहिए, आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी अच्छे से। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, I बराबर क्या हो जाएगा, ये a/r²। तो हमें जो डेफिनेशन पढ़नी है दोस्तों, ये वाली डेफिनेशन हमें पढ़नी है, यानी हम पूरे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के अंदर मास की स्टडी ना करके हम यहाँ पर एरिया के करेस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करेंगे, यानी एरिया के सापेक्ष ही हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यहाँ पर मास नहीं लेंगे। क्लियर ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, ये होगा आपका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप हिंदी में इसको कह सकते हैं द्रव्यमान का जड़त्वाघूर्ण, इसको कह सकते हैं क्षेत्रफल का जड़त्वाघूर्ण। क्लियर, इतना समझ आ रहा है। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, अगर मास के हिसाब से पूछे डेफिनेशन आपसे, मतलब आपको एक स्टेटमेंट लिख करके दे सकता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो क्या दे सकता है स्टेटमेंट में, वो लिख सकता है किसी भी बॉडी के मास, यानी पहले तो आपको मैं कंप्लीट डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है किसी भी अक्ष के परते, ये क्या, ये अक्ष है आपकी, ये एक्सिस है, एक्सिस को हिंदी में अक्ष कह देते हैं, ये एक्सिस है, ठीक है। तो किसी अक्ष के परते यदि कोई बॉडी किसी अक्ष के परते घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो होता है इस बॉडी के मास तथा बॉडी के सेंटर से रोटेशनल अक्ष तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर, मास और इस बॉडी के सेंटर से इस घूर्णन अक्ष तक की लंबवत दूरी के स्क्वायर के गुणनफल को हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब एरिया के टर्म में अगर आपको बतानी हो डेफिनेशन, तो एरिया के टर्म में क्या हो जाएगी डेफिनेशन, किसी बॉडी के एरिया तथा इसके सेंटर से रोटेशनल अक्ष तक की लंबवत दूरी, कैसी डिस्टेंस है, या परपेंडिकुलर लंबवत दूरी के स्क्वायर के गुणनफल को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये दोनों डेफिनेशन है, यानी मास के टर्म में भी होती है डेफिनेशन, एरिया के टर्म में भी होती है, बट आपको नोट्स में एरिया वाली डेफिनेशन को लिखना है। हालांकि आपको याद दोनों रखनी है, लेकिन लिखना कौन सा, ये वाला, यही मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज हम पूरे मैकेनिक्स के अंतर्गत इसी की स्टडी करेंगे आगे तक। इतना समझ आ रहा है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब इसमें एक नोट पॉइंट और होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नोट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसको आपको नोट पॉइंट को याद रखना है। नोट पॉइंट क्या है, जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसको हम सेकंड मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड मूवमेंट, द्वितीय आघूर्ण भी कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण को द्वितीय आघूर्ण क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप इस बॉडी का इस अक्ष के अबाउट मूवमेंट लीजिए। पहली बार हम मूवमेंट ले रहे हैं तो हम इसको फर्स्ट मूवमेंट कहेंगे, फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है। हम फर्स्ट मूवमेंट ले रहे हैं इस अक्ष के अबाउट इस बॉडी का। आपने पढ़ा है मूवमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल तथा लंबवत दूरी का गुणनफल होता है मूवमेंट। लेकिन ये हम बल ना लेकर के हम एरिया यूज करेंगे। क्या, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ए इंटू आर हो गया हमारा प्रथम आघूर्ण। क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट मूवमेंट हो गया। हिंदी में इसको प्रथम आघूर्ण हम बोल सकते हैं, प्रथम आघूर्ण। इतना समझ आया सभी को। अब मैं इसका दोबारा आघूर्ण लूंगा तो मैं इसको कह दूंगा सेकंड मूवमेंट। क्या कह दूंगा, सेकंड मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट को आप हिंदी में कह सकते हैं द्वितीय आघूर्ण। क्या कह सकते हैं आप हिंदी में इसको, द्वितीय आघूर्ण। अब देखिए दोबारा जब आप मूवमेंट लेंगे तो क्या होगा, द्वितीय आघूर्ण आपका। एक बार तो आप ये ले चुके मूवमेंट, यानी ए इंटू आर, ये तो हो गया फर्स्ट मूवमेंट। अब फर्स्ट मूवमेंट का फिर से मूवमेंट लीजिए तो डिस्टेंस क्या है इस बार, यानी एरिया की जगह आप ए इंटू आर यूज करेंगे जो फर्स्ट मूवमेंट आया था, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आर हो गई है। समझ आ रहा है। तो आर और आर आपका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। और जड़त्वाघूर्ण भी क्या था हमारा, ए आर स्क्वायर ही था। डेट मीन्स जो जड़त्वाघूर्ण होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम सेकंड मूवमेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, द्वितीय आघूर्ण अगर कहीं लिखा दे दे तो समझ लीजिएगा आपसे वो जड़त्वाघूर्ण की बात कर रहा है। समझ आ रहा है सभी को ये। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए डेफिनेशन को। क्या बोलेंगे हम, किसी भी बॉडी के एरिया तथा बॉडी के सेंटर से रोटेशनल अक्ष तक की लंबवत दूरी के स्क्वायर के गुणनफल को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सभी को समझ आया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सेकंड मूवमेंट भी कहते हैं।
तो ये जितना भी आपको समझाया है उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आप इसके फॉर्मूला का, डायग्राम का और डेफिनेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। जो लैंग्वेज इसकी लिखी हुई है, जो मैंने आपको लैंग्वेज बोली है, वो आपको हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए मिलेंगे पीडीएफ में। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका पहला टॉपिक हुआ पूरी तरह कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। इसको रफ करते हैं और देखते हैं सेकंड टॉपिक। तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या था दोस्तों? हमारा सेकंड टॉपिक था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सेकंड क्या था हमारा? सेकंड टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं लंब अक्ष का प्रमेय। लंब लिखा होगा या लंबवत लिखा होगा? लंब अक्ष की या का कुछ भी लिख लीजिएगा, लंब अक्ष की प्रमेय, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ आ रहा है इतना? चलिए, अब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। किसे कहते हैं हम? लंब अक्ष की प्रमेय। यहाँ बात कर रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप सभी जानते हैं हमारी टोटल 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं जो आपस में लंबवत होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, और तीसरी होती है जेड एक्सिस। तीसरी क्या होती है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो होती है दोस्तों वो इस तरह होती है। यहाँ पर ये जो मार्कर है ना, समझो ये वाला, ये तीसरी जेड एक्सिस है, लेकिन ये हम हवा में खींच नहीं सकते लाइन, इसलिए इसको इधर बना देते हैं। ये तीनों आपस में लंबवत होती हैं। समझ पा रहे हैं इतना? अब लंब अक्ष की प्रमेय कहती क्या है? आपने मान लिया इन तीनों में से किसी एक प्लेन में आपने बॉडी रख दी। सपोज ये यहाँ पे कहीं पे एक बॉडी रखी हुई है, ये वाली, क्लियर। ये कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है। इस बॉडी का यहाँ मान लिया सेंटर यहाँ था, ठीक है। इस सेंटर से, इस एक्स अक्ष से सेंटर तक की डिस्टेंस ले लो आप। ये वाली एक्स अक्ष से जो हम जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस ले रहे हैं, इसकी किधर जा रहे हैं हम? वाई अक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने मान लिया ये कितनी है? स्मॉल वाई दूरी है, ठीक है। और वाई अक्ष से हम आएंगे इधर एक्स अक्ष की तरफ, तो मैंने मान लिया वाई अक्ष से जो इसके सेंटर तक की दूरी है वो कितनी है? वो स्मॉल एक्स है। यहाँ तक समझ आ रहा है? एंड जो तीसरी आपकी ऐसे करके जो लंबवत अक्ष थी, ये वाली जेड एक्सिस, इससे हमने मान लिया ये कितनी दूरी पर है? यहाँ से ये आर दूरी पर है। कितना? आर दूरी पर है। उम्मीद करते हैं इतना सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये लंब अक्ष की प्रमेय कहती क्या है? ये कहती है दोस्तों कि इन तीनों में से किन्हीं भी 2 लंबवत अक्ष के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किसी बॉडी का, तो उन दोनों का योगफल तीसरी अक्ष के बराबर आता है। फिर से मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, आई जेड जेड बराबर जो होगा वो क्या होगा? आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये थ्योरम होती है। इस थ्योरम को समझने की कोशिश करना, मैं आपको प्रूफ भी करूंगा इसको, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? 2 अक्षों के अबाउट। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक्स का मतलब क्या है? हम एक्स अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। इसका मतलब क्या? बाई अक्ष के अबाउट मतलब परितः, एक्स अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बाई अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है? जेड अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार किसी बॉडी का किन्हीं 2 अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का योगफल तीसरी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है, जबकि यह तीसरी अक्ष इन दोनों एक्सिस के कटान बिंदु से होकर जाती है। जहां पर ये दोनों अक्ष मिल रहे हैं आपस में, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के तीसरी अक्ष पास होती है। समझ आ रहा है सभी को? ये क्लियर हुआ ना? ये तो डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैंने 2 बार जेड लिखा, 2 बार एक्स लिखा, 2 बार वाई लिखा है। ये 2 बार क्यों लिखा है? ठीक है, आपको भी एग्जाम में मिलेगा देखने को, 2 बार ही मिलेगा। ये क्यों लिखा रहता है? इसका रीजन क्या है? तो ये जो आपका 2 बार एक्स लिखा है इसीलिए लिखा है क्योंकि जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी? टेंसर क्वांटिटी। आपने सदिश राशि पढ़ी है, अदिश राशि पढ़ी है, यानी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन आपने टेंसर क्वांटिटी नहीं पढ़ी होगी। आपने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी जिसे हम अदिश कहते हैं। स्केलर में क्या होता था? एक भी डायरेक्शन नहीं होती थी, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती थी। अगर हम बात करें वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर में एक डायरेक्शन होती थी और एक मैग्नीट्यूड होता था। एंड जो हमारी तीसरी टेंसर क्वांटिटी होती है दोस्तों, टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है
जिसमें हमारी दो तो डायरेक्शन होंगी और एक मैग्नीट्यूड होता है। कितनी? 2 डायरेक्शन होती हैं और एक मैग्नीट्यूड होता है, उसको टेंसर बोलते हैं। इसमें आप कहेंगे 2 डायरेक्शन कौन सी होती है, तो किसी भी बॉडी की 2 डायरेक्शन होंगी, एक तो उसके फेस को बताती है और एक उसके फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बताती है। ठीक है, हालांकि डिटेल की चीज़ें यहाँ आगे की है। फिलहाल आपसे ये पूछ सकता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी राशि है, तो आप बोलेंगे ये टेंसर है। ठीक है, कैसी है? टेंसर क्वांटिटी है, ना ये स्केलर होती ना वेक्टर होती, ये टेंसर होती है। टेंसर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 टर्म दिखाएंगे, x लिखेंगे तो 2 बार, y लिखेंगे तो 2 बार। ठीक है, z लिखेंगे तब भी 2 बार लिखेंगे। समझ पा रहे हैं सभी? ये 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है, इतना याद रखना है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है, तो आपको ये याद हो गया क्या कहती है ये थ्योरम, कि किसी भी बॉडी का किन्हीं दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो होता है वो तीसरी अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। क्लियर ना? अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। आपने सबसे पहले क्या लेना है, पहले आपको ये आई एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर आई वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर आई जेड की वैल्यू निकालनी है। बात करें हम आई एक्स की, तो आई एक्स का मतलब क्या है, एक्स अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या, एक्स एक्सिस के अबाउट को हिंदी में परितः कहते हैं, के परितः जड़त्व आघूर्ण, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जिसे हम आई एक्स एक्स बोल देंगे। तो ये क्या होगा, आपको पीछे क्या बताया था, किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस बॉडी का एरिया लेते हैं। आपने मान लिया बॉडी का एरिया ए था तो मैंने ए लिख दिया, इनटू जिस अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वहाँ से उस अक्ष से सेंटर तक की दूरी लेते हैं। तो हम एक्स अक्ष के अबाउट ले रहे हैं, तो एक्स अक्ष से इसके सेंटर तक की दूरी क्या, वाई है, तो हमने ये क्या लिख दिया, वाई, इसका स्क्वायर कर दिया। समझ आ रहा है? बिकॉज हमारा आई बराबर ए आर स्क्वायर होता था, आर मतलब दूरी का स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना? एंड बात करें आगे हम किसकी, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, वाई एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम क्या बोलेंगे, आई वाई वाई बोलेंगे। ये मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको ऐसे। आई वाई वाई का मतलब क्या हो जाएगा, आई मतलब एक तो एरिया आएगा और दूरी का स्क्वायर। बाई अक्ष के अबाउट ले रहे हैं तो बाई अक्ष से सेंटर तक की दूरी क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ आया? तीसरी चीज़ हम बात करेंगे किसकी, जेड अक्ष के अबाउट, जेड एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण, जिसे हम बोलेंगे आई जेड जेड। जेड जेड में क्या आएगा, एरिया आ गया, और जेड अक्ष से, ये जो जेड एक्सिस थी इस तरह से, इससे सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया दोस्तों? ये क्लियर हुआ सभी को? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने सेंटर को मान लिया क्या था, ये सेंटर आपका जो था ये ओ था। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बी कह देंगे आप, इसे सी कह देंगे। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ओ बी सी को, अब एक चीज़ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, तो ये बी सी भी क्या होगा आपका, एक्स होगा। समझ आ रहा है? तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है कैसा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, ओबीसी से। आपने समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी सभी ने, जिसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह देंगे हम इसको, आर स्क्वायर बराबर। समझ आ रहा है ना? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सभी ने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, अब ये जो आर स्क्वायर वैल्यू आई है, इस आर स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो सपोज, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, पुटिंग कर रहे हैं हम इसको किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ फर्स्ट में रख दो इसको, तो आपका जो आई जेड जेड आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई जेड जेड बराबर ए, तो ये हो गया, आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ऊपर। ठीक है, या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, जैसे भी आप लिखना चाहें, प्लस में है, आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो, मैं इसलिए सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसका ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आई जेड जेड है, आई जेड जेड ये क्या आ जाएगा आपका, ए इंटू वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस में ए इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ए इंटू वाई स्क्वायर क्या था, ए इंटू वाई स्क्वायर था ए आई एक्स एक्स, और ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या था, आई वाई वाई। तो यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो आपका जो आई जेड जेड है ये क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर की वैल्यू आई एक्स एक्स रख दिया, प्लस में ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वाई वाई रख दीजिए, ए आई ये हो गया वाई वाई। ठीक है, तो आपका आई जेड जेड किसके बराबर आ गया, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर आ गया दोस्तों। तो यही हमारी परपेंडिकुलर अक्ष की थ्योरम कहती है, क्या कहती है,
कि किन्हीं भी दो अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का योगफल तीसरी अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को, बिल्कुल सिंपल सा था। इसका जो थ्योरी नोट्स है पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ये आपको डेराइव करके भी दिखा दिया है। क्लियर हुआ दोस्तों सभी को समझ आया। अब आगे बात करते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की, और तीसरा टॉपिक था हमारा समांतर अक्ष की प्रमेय। देखिए तो क्या होती है समांतर अक्ष की प्रमेय। अगली हेडिंग लिख लो आप, नंबर 3, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दूर हो गया काफी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर। समांतर अक्ष की प्रमेय क्या होती है? समांतर अक्ष की प्रमेय। अब इसको ध्यान से सुनेंगे बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। सभी फॉर्मूले इसी से डेराइव होंगे, सभी न्यूमेरिकल भी इसी से सॉल्व होंगे, सारे न्यूमेरिकल आपको इससे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या होती है ये समांतर अक्ष। आप सभी जानते हैं, जैसे आपने मान लिया ये कोई बॉडी है, ये ले ली बॉडी, बड़ी सी बना दी मैंने, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी का यहाँ कहीं सेंटर होगा, सेंटर यहाँ पर है इसका, जिसको मैंने सी से दिखा रखा है, ठीक है। इरेगुलर बॉडी लेना, बिल्कुल सर्किल मत बना दीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा इसको इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। हालांकि सर्किल भी बना देंगे तो कोई बड़ी आफत नहीं आती, अब बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इरेगुलर बॉडी बनाते हैं ज़्यादातर हम जब भी डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को, तो यस, ठीक है। ये कोई बॉडी है, ये आपका क्या सेंटर है। अब इस बॉडी, ये जो बॉडी थी, इस बॉडी के सेंटर के अबाउट हम दो अक्ष खींच सकते हैं, तो ऐसे एक अक्ष वाली और एक ऐसे। तो आप कैसे भी खींच लीजिए, आप दोनों तरह से इसको डेराइव कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। मैं कोई सी एक ले रहा हूँ, आपका जिसके अबाउट मन करे उससे ले सकते हैं आप, दोनों से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने मान लिया क्या, इसके सेंटर के अबाउट जो अक्ष है आपकी वो ये वाली है। ये कौन सी है? इसको मैंने सी सी नाम दे दिया। क्या दे दिया नाम इसको? सी सी। सी सी मतलब क्या हो गया? जो सेंटर से होकर पास हो रही है। अब इस सेंटर अक्ष के अबाउट जो आपके ये सेंटर जो अक्ष है आपका, इसके समांतर अक्ष आपको लेनी है। इसके समांतर अक्ष का मतलब इसके नीचे ले लीजिए या ऊपर ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। मैं नीचे ले रहा हूँ इसके, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ले ली, कोई इस अक्ष को आप नाम दे सकते हैं कुछ भी। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया क्या? ए ए। क्या नाम दे दिया मैंने? ए ए। आप इसी डायग्राम को इस तरह भी बना सकते थे। कैसे? ये बॉडी है कोई, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये सेंटर अक्ष होगी इसकी, जो कि सी सी है, सेंटर अक्ष, ठीक है। एंड इसके समांतर ये कोई अक्ष होगी आपकी दूसरी, ठीक है, जो ए अक्ष है। दोनों तरह से बना सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आता है, तो हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। आप भी इस तरह कर लीजिएगा डेरिवेशन इसका, जहाँ जैसे कर लीजिएगा बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। देखिए इतना आपको समझ आया। अभी मैंने कोई डिफाइन नहीं किया इसको, सिर्फ इतना बनाया है, एक डायग्राम बना दिया। इसके सेंटर से होकर एक अक्ष जा रही है और इसके सेंटर अक्ष के समांतर एक हमने अक्ष ले ली, क्योंकि हमें क्या कहना है? समांतर अक्ष की थ्योरम बतानी है। तो ये हमारी समांतर अक्ष है, तो इसकी हम थ्योरम बताएंगे। इसकी थ्योरम होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप। क्या आपने निकालना क्या है? आई ए निकालना है। ए मतलब क्या है? यहाँ पर ए आपकी समांतर अक्ष है, ठीक है। तो समांतर अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। तो समांतर अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इसके सेंटर अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लीजिए, इसके सेंटर अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लीजिए, और प्लस में इस बॉडी का कुछ एरिया होगा, इसका एरिया ले लीजिए, इनटू में दोनों समांतर अक्ष के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सपोज मैंने मान ली क्या है? एच है। कितनी मान ली? एच मान ली मैंने इसकी। कितनी? एच। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? इनटू में एच, इसका स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है? समांतर अक्ष की प्रमेय होती है। अब इसको थ्योरी की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? थ्योरी की फॉर्म में लिखेंगे आप क्या, कि किसी भी समांतर अक्ष के परितः, समांतर अक्ष किसके समांतर है? ये सेंटर अक्ष के समांतर है। तो किसी भी समांतर अक्ष के परितः या किसी भी सेंटर अक्ष के जो समांतर अक्ष है इसके परितः मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या? द वैल्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू, यानी कि किसी समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण का जो मान होता है वो सेंटर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा बॉडी के एरिया एवं दोनों अक्ष के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या ऐसा क्या बोलेंगे थ्योरी में आप?
कि समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ए आपकी समांतर अक्ष है तो समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान सेंटर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा बॉडी के एरिया एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गया होगा। इसको आप इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं इजीली, सेम इसी तरह से, ठीक है ना। टेक्निकल टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो आप अब हमें इसको डेरिवेशन करना है इसका, ठीक है। ये कैसे निकल के आता है ये वाला फॉर्मूला, इसको डेराइव करके मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, इसी से आपके सारे फॉर्मूले निकलेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन की बात है आपको PDF से लिख लेना है। अब इसको हम डेराइव करेंगे। डेराइव देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम डेराइव, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो चीज़ तो निकालनी है, ICC निकालना है और IAA निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने मान लिया ये जो बॉडी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और इनमें से कोई सा एक पार्टिकल आपने यहाँ ले रखा है, ये कोई एक पार्टिकल ले लिया ये वाला, जिसका जो एरिया है वो क्या है आपका, वो डेल्टा A इसका एरिया है। समझ पा रहे हैं, इसका एरिया कितना है, डेल्टा A है। और इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इससे ये कितनी मान लिया आपने, सपोज आपने ये डिस्टेंस मान रखी है बाई, एक्स कुछ भी मान सकते हैं आप, मैंने बाई मान ली, सपोज क्या मान ली मैंने, बाई मान ली है। ये समझ आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा कण कोई भी कंसीडर कर लिया जो सेंटर से बाई दूरी पर स्थित था और इसका एरिया डेल्टा A है। इतना क्लियर हुआ। मुझे निकालना है IAA, तो पहले मैं निकालूंगा इस छोटे से पार्टिकल के लिए, ठीक है। किसके लिए, छोटे से पार्टिकल के लिए, छोटे से कण के लिए, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप क्या, फॉर ए स्मॉल पार्टिकल। तो छोटे से कण के लिए अगर मैं इस AA अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ, किसके, AA एक्सिस यानी AA अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, AA अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, मैं इसको IAA बोल दूंगा। IAA ये क्या हो जाएगा, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन में स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या देखा था, इस बॉडी का एरिया लेते हैं हम, पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल का एरिया कितना डेल्टा A है, इनटू में आप जिस अक्ष के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं वहाँ से और इसके सेंटर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से और सेंटर तक की डिस्टेंस H तो ये है और बाई ये है, तो H प्लस बाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, H प्लस बाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा I बराबर AR स्क्वायर होता है। A मतलब एरिया, R स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप इसको खोल दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपका क्या, डेल्टा A। अच्छा ये तो हमारा किसका आया, पार्टिकल का आया है। अगर मैं बात करूँ अपनी होल बॉडी का, कंप्लीट बॉडी का, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तो उन सभी के मूवमेंट को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा आपस में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, फॉर होल बॉडी यानी संपूर्ण पिंड के लिए इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे फॉर होल बॉडी। होल बॉडी के लिए आपका IAA क्या आ जाएगा, IAA। ऐसे छोटे छोटे जितने पार्टिकल हैं इन सभी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे। जोड़ने को हम यहाँ पर सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी अगर इर्रेगुलर बॉडी हो उसमें जोड़ने के लिए सिग्मा का यूज़ करते हैं और कोई रेगुलर बॉडी हो उसमें जोड़ने के लिए इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, डेल्टा A हो गया, इंटू में H प्लस बाई का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहीं खोल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, मैं इसको खोल दे रहा हूँ यहाँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2H बाई। यहाँ तक समझ आया। इस डेल्टा A का अंदर गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा डेल A इंटू H स्क्वायर, प्लस आगे करेंगे फिर से सिग्मा डेल A इंटू बाई स्क्वायर, प्लस फिर से करेंगे आप आगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा डेल A इंटू 2H बाई। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब और आगे देखिए, यहाँ से आगे डेल्टा A, अब इसका सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, जितने भी छोटे छोटे एरिया थे इन सबको जोड़ना है। इन छोटे छोटे एरिया को सबको जोड़ देंगे तो आपका कंप्लीट एरिया आ जाएगा कैपिटल A, इंटू में क्या है H स्क्वायर। ये समझ आया सभी को। ये छोटा सा जो A बन रहा है, इस छोटे छोटे एरिया को आपको सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वो कैपिटल A आ जाएगा ना, आ जाएगा पूरी बॉडी का एरिया। प्लस में ये क्या हो जाएगा, तो A मतलब क्या है आपका, A मतलब क्या होगा, ये एरिया, और बाई मतलब दूरी, तो दूरी का स्क्वायर। एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, होता। अगर मैं कहूँ आपसे मुझे यहाँ पर आप इस बॉडी का ये ICC बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ICC क्या होगा,
ICC क्या हो जाएगा इसका, इस बॉडी का एरिया ये ले लिया आपने इनटू में दूरी का स्क्वायर, ये तो ICC होगा। लेकिन आगे सिग्मा लगा हुआ है तो कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा ये ICC, क्या हो जाएगा कंप्लीट बॉडी का ये ICC हो जाएगा। आप इस पूरी बॉडी का ICC निकालेंगे तो आपने पहले इस छोटी सी पार्टिकल का निकाला ICC, क्या आएगा इस पार्टिकल का एरिया इनटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दूरी का स्क्वायर। यहाँ पर हमने IAA लिया था तो दूरी क्या ली थी h प्लस बाई ली थी। ICC में दूरी क्या लेंगे, केवल बाई लेंगे, तो यहाँ बाई तो है, एरिया इंटू बाई का स्क्वायर ICC हो गया प्लस में। अब अगर मैं बात करूँ इस संपूर्ण बॉडी के लिए बाई की वैल्यू क्या होगी, संपूर्ण बॉडी के लिए जो संपूर्ण बॉडी का जो सेंटर है दोस्तों वो यहाँ पर होगा, और संपूर्ण बॉडी के लिए बाई आपका यहाँ पर आएगा, डेट मीन्स 0 हो जाएगा। बाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। संपूर्ण बॉडी के लिए आप लिख देंगे क्या, संपूर्ण बॉडी का जो सेंटर होगा उसके लिए बाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर यहाँ पर है तो बाई नीचे आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, होल बॉडी के सेंटर के लिए बाई बराबर 0 होगा। जब बाई 0 हो गया तो पूरा टर्म पीछे वाला आपका क्या हो गया 0 हो गया। डेट मीन्स आपका जो IAA आ गया निकल के, IAA वो क्या आ गया आपका निकल के ICC, पहले लिख लीजिए आप ICC और प्लस में AH स्क्वायर, प्लस में AH स्क्वायर। यही आपको दोस्तों प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया आपका समांतर अक्ष की प्रमेय हो गई। क्या कहती है समांतर अक्ष की प्रमेय, समांतर अक्ष की प्रमेय कहती है कि किसी भी समांतर अक्ष के परितः मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है, सेंटर अक्ष के परितः मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तथा बॉडी के एरिया एवं दोनों अक्ष के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ये आपका हो गया समांतर अक्ष की प्रमेय। अच्छा एक बार देख लें हम, पीछे तक दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, नीचे तक का, यस एकदम क्लियर दिख रहा है दोस्तों सभी को, ठीक है सब कुछ दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा, अच्छा इसमें एक दो नोट पॉइंट और आपको बता दें हम क्या क्या। ये हो गया ना, हालांकि स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था, हटा दें इसे, स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, छूट गया है वो, नोट्स में अब ध्यान गया हमारा, तब से कॉपी की तरफ देखे नहीं थे। जो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया था I, या आपने देखा फॉर्मूला क्या देखा आपने, A इंटू आर स्क्वायर होता है। अगर आपसे इसकी यूनिट पूछ ले, यूनिट मतलब इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप इजीली बता सकते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया मतलब हमारा मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया किसी भी बॉडी का एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। इनटू में ये दूरी है, आर दूरी है, दूरी का भी डिस्टेंस, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं हम, ये भी मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर की पावर 4। या तो आपको मीटर की पावर 4 लिखा आएगा, या फिर आपको अगर ये सब सेंटीमीटर में लेंगे आप तो सेंटीमीटर की पावर 4 दे सकता है, या फिर आपको mm की पावर 4 भी दे सकता है, मिलीमीटर की पावर 4, जिसमें भी डायमेंशन होंगी उसकी पावर 4 में लेंगे हम किसको, I को। समझ आ रहा सभी को, I की यूनिट क्या होगी, मीटर की पावर 4 होगी। एंड इसके अलावा ये कैसी राशि है, क्या ये सदिश राशि है, नहीं। क्या आदेश है, नहीं। कैसी है ये एक टेंसर क्वांटिटी है। कैसी, टेंसर क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी यानी ये टेंसर राशि है। टेंसर, टेंशन मत कर दीजिएगा, टेंसर राशि है ये, ठीक है। तो ये भी आप नोट पॉइंट आप याद रखिएगा, और नोट्स में मुझे सामने दिखाई देगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशन की, डायमेंशन मतलब बीमा क्या होगी इसकी डायमेंशन बता दीजिए एक बार मुझे डायमेंशन। और डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हैं, मीटर है मतलब लेंथ आएगा। मास की बात करें, मास इसमें है नहीं, 0 हो गया। लेंथ की बात करें, लेंथ पे पावर 4 है। टाइम की बात करें, टाइम बिल्कुल 0 है। तो m0 l की पावर 4 t0 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ रहा है दोस्तों, यस। चलिए इतना हो गया आपका लंब अक्ष की प्रमेय, समांतर अक्ष की प्रमेय। इसके बाद हाँ, रेडियस ऑफ जायरेशन, अगला टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक चौथा टॉपिक होगा ये, यस चौथा टॉपिक है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। लिखते गायरेशन है, पढ़ते जायरेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेडियस ऑफ जायरेशन यानी परिभ्रमण त्रिज्या, भ्रमण त्रिज्या। बहुत आसान चीज़ है भाई, ये बहुत आसान चीज़ है, परिभ्रमण त्रिज्या। हालांकि इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, किससे, के से। इसको के से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आर से भी दिखा सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था,
ये कोई अक्ष है, इस अक्ष के अबाउट जितनी दूरी पर ये बॉडी घूम रही थी, जिस त्रिज्या पर ये बॉडी घूम रही थी, वही त्रिज्या क्या होगी, परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण मतलब इस अक्ष के परितः भ्रमण करने वाली जो त्रिज्या है वही आपकी परिभ्रमण त्रिज्या होगी। यहाँ पर बॉडी है, ये कोई बॉडी थी, इसका सेंटर है, या सेंटर से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ये वाली, जिसके बाद घूम रहा था, मैंने सपोज इसको के मान लिया, इस बार क्या लिख दिया, के, जो आर था उसी को के लिख रखा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, इसमें आई क्या हो जाएगा, इसका आपको पता है आई बराबर एरिया इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। जहाँ आर लिखा था बस वहाँ मैंने के लिख दिया है, समझ आ रहा है इतना, क्या लिख दिया, के लिख दिया। यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगी के की वैल्यू, आप इस ए को इधर लेंगे तो आई अपॉन ए हो जाएगा, एंड स्क्वायर, ये के स्क्वायर की वैल्यू आई है, अभी ए को आप इधर ले गए तो, एंड अगर आप के निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये आई अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए हो जाएगा। अब आई अपॉन ए रूट में लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे, परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन किताबों में दो तरह से लिखी होती है। एक तो ऐसे लिखी होती है, कैसे कि परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन के स्क्वायर को अगर हम एरिया से गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू जड़त्वाघूर्ण के बराबर होती है, ऐसा लिखा आएगा, तब भी आपका ये रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। दूसरी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये रहेगी क्या, कि किसी भी बॉडी का किसी अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एवं बॉडी के एरिया के अनुपात के वर्गमूल को क्या कहते हैं, परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप सभी को। यह त्रिज्या है, दूरी है, इसका यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, क्या होगी, मीटर होगी, या सेंटीमीटर होगी, या एमएम होगी, ठीक है ना, ये मीटर वाली यूनिट हो जाएगी इसकी। तो ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आसान था बिल्कुल, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन था, देखो एमसीक्यूज क्वेश्चन था, इसको मिटा के मैं एक एमसीक्यूज क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। ये पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। क्वेश्चन क्या था, व्हाट is the formula of radius of gyration, ये क्वेश्चन था, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन जो दे रखा था वो दिया था आपको के स्क्वायर बराबर आई अपॉन ए। ऑप्शन बी दे रखा था यहाँ पर आपको के स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर अपॉन ए। ऑप्शन सी दे रखा था आपको के स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी दे रखा था यहाँ पर हमें क्या, के स्क्वायर बराबर आई अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये आपको बताना था, बिल्कुल सिंपल सा। अब ये भी आपको बताया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर ए के स्क्वायर होता है, ए के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर निकाल दो, ए को इधर ले जाओ, आई अपॉन ए आ जाएगा किसके बराबर, के स्क्वायर के बराबर। डेट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका। तो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। मैकेनिक्स के जो मिक्स सेशन लाऊंगा मैं एमसीक्यूज का, उसमें इसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी होंगे सारे करा देंगे आपको। और उस सेशन को कोई भी देखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि उसको पढ़ के ही अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाएंगे तब भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको उसी सेशन में से मिलेंगे। इसके अलावा थ्योरी के अगर आपने सेशन देखे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तब भी आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने 5वें टॉपिक की, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेक्शंस, यानी कुछ महत्वपूर्ण काट का केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण हम देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, बिकॉज यहीं पे आप हर तरह की काट का आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। तो एक एक करके सभी सेक्शंस की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन है दोस्तों हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन। पहला है हमारा कौन सा, रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं आयताकार काट। आयताकार काट, आयताकार काट। ध्यान से समझिएगा, एकदम इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों इन सभी फॉर्मूलों के डेरिवेशन होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन हैं, बट हमारे पास टाइम भी कम बचा और हमारा एग्जाम जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा। एंड उन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है उन पर न्यूमेरिकल लगा लेंगे हम, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इनका डेरिवेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए ये कोई आपकी एक आयताकार काट है,
ये मान लिया आपने क्या है, ये कोई आपकी रेक्टेंगुलर काट है, कोई ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है कोई, ठीक है। ये क्लियर, मान लिया इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई b मान ली, एंड जो इसकी ऊंचाई है वो आपने h मान रखी है, स्मॉल h। यहाँ तक समझ आ रहा है। आप सभी जानते हैं इसका सेंटर बीच में होता है, जो कि अगर मैं इधर को x अक्ष खींच दूँ और ऊपर को y अक्ष मैंने यहाँ पर खींच दी, क्या कर दिया, इधर को x अक्ष खींच दी और इधर को y अक्ष खींच दी, तो आप सभी जानते हैं ये x अक्ष जो होता है, जो सेंटर होता है इसका, ये वाला सेंटर c, ये नीचे से कितनी दूरी पे होता है, यहाँ से हाइट का आधा होता है। अगर ये हाइट h है तो कितना होगा, ये h/2 होगा, एंड इधर से ये b/2 होता है, इस b का आधा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो आपसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो सेंटर एक्सिस के अबाउट पूछेगा, सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट पूछेगा। इसमें अगर आपको x अक्ष वाली जो सेंटर एक्सिस है आपकी IXX, इसके लिए पूछेगा फॉर्मूला, तो याद रखेंगे। इसका बेस लेते हैं, बेस कितना b है, b इंटू में हाइट कितनी है, h है, h⁻3/12। क्या लेंगे, IX का फॉर्मूला, IX का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, bh⁻3/12 होता है। समझ आ रहा है। एंड बात करें I बाई की, अगर I बाई की बात करें, बाई मतलब सेंटर के अबाउट जो बाई एक्सिस जा रही थी, इसके अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, h पहले लिखो और b⁻3/12। अब इसमें कन्फ्यूजन होती है किस में हम पावर 3 करें और किस में नहीं करें 3 पावर। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे x अक्ष पूछा है, क्या पूछा है, x अक्ष के अबाउट, तो x अक्ष जिसको काट रहा है उसकी पावर 3 करनी है। यहाँ देखिए x अक्ष किसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको मतलब हाइट को काट रहा है, तो हाइट की पावर 3 कर देना। यहाँ पर देखें y अक्ष किसको काट रहा है, y अक्ष इसको चौड़ाई को काट रहा है, चौड़ाई मतलब b को काट रहा है ये, तो यहाँ b की पावर 3 कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आप सभी को क्लियर हो गया दोस्तों। क्या होता है, अगर आपसे x अक्ष के अबाउट पूछे तो bh⁻3/12, अगर y अक्ष के अबाउट पूछे तो hb⁻3/12 होता है। ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हो गया। अब कभी कभी हमसे कहता है इस बेस के अबाउट निकालो, ये जो आपको ABCD आपसे कह सकता है, इस AB के अबाउट निकालो या फिर CD के अबाउट निकालो। AB क्या है, यहाँ पर इसका बेस है, आधार है। अगर आपसे कह दिया बेस एक्सिस के अबाउट, क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस एक्सिस, कौन सी, बेस एक्सिस के अबाउट पूछा गया आपसे, यानी आधार अक्ष के परितः, आधार अक्ष के परितः, आधार अक्ष के परितः आपको बताना है जड़त्व आघूर्ण। क्या बताना है, जड़त्व आघूर्ण आपको बताना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ आधार अक्ष कौन सी हमारी, AB है। अगर आपसे IAB की वैल्यू यहाँ पर पूछ लेता, IAB की वैल्यू बताइए क्या होगी। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये AB एक्सिस ये वाली है, ये AB एक्सिस है, सेंटर एक्सिस आपकी ये है, ठीक है। तो ये दोनों अक्ष कैसी हैं, पैरेलल एक्सिस हो गई। समांतर अक्ष है, आप सभी को दिखाई दे रहा है इजीली। समांतर अक्ष है तो क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर अक्ष की परिमेय लगा देंगे। और किसी भी बॉडी की समांतर अक्ष की परिमेय क्या कहती है, किस बॉडी के सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पर सेंटर के अबाउट कौन सा, ये वाला IX है, यानी IXX हो गया। और प्लस में इस बॉडी का एरिया लेंगे, प्लस में बॉडी का एरिया, इनटू में हाइट, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ स्मॉल h पहले से लिखा था, मैं कैपिटल H लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली कैपिटल H है, तो कैपिटल H का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये समांतर अक्ष की परिमेय होती है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, IXX का मान अगर आप रखेंगे क्या था, bh⁻3/12, समझ आ रहा है। प्लस में इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी b इंटू एच क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, इनटू में h मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी क्या है, h/2 है। कितनी है, h/2। तो इनटू में क्या कर देंगे आप, h/2 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था। यहाँ तक समझ आ रहा है दोस्तों। इसको मैं आगे इधर कर देता हूँ सॉल्व आगे। तो IAB की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, IAB बराबर, ये तो हो गया bh⁻3/12, प्लस में 2 की घात 2 4 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, h की घात 2 और 1 घात ये 3 हो जाएगा। तो bh⁻3 में नीचे हो गया 4, समझ आ रहा है। इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, नीचे 12 आएगा, 12 से करेंगे 1 बार जाएगा, 1 हो गया। इससे करेंगे इसको कितना, 3 बार जाएगा,
तो 3 और 1 4 हो गया, कितना हो गया 4 BH⁻³ इतना तो आपको आता होगा सभी को, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको एक और लाइन में खींच दे रहा हूँ यहाँ, आप देखेंगे यहाँ पर IAB जो निकल के आया है आपका इस बेस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, IAB ये कितना आ गया 4 गुना हो गया किसका BH⁻³ क्या था, BH⁻³ था IXX, क्या था IXX। तो आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं क्या कि आपका जो बेस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, वो कितना होता है, वो सेंटर के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका होता है 4 टाइम्स, ठीक है जी। चलिए, तो ये सभी को क्लियर हो गया दोस्तों, समझ आ गया ना। इस बेस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा गया कितना आएगा, इसका एक्स एक्सिस के अबाउट जो था उसका 4 गुना होता है, ठीक है ना, यानी सेंटर एक्सिस के अबाउट का 4 गुना होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेस एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। आप इसको काट भी सकते थे, तो आपका IAB की वैल्यू कितनी आ जाती, IAB जो आपका निकल के आता वो आता BH⁻³ अपॉन में, ये 3 बार कटेगा अपॉन 3 आ जाता। समझ आ रहा है सभी को, क्लियर हुआ ना, ये सभी को समझ आ गया दोस्तों ये, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको मेन ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, अगर आपसे बेस के अबाउट भी पूछ ले तब भी आप इसको निकाल सकते थे, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं वो अपना किसका, ट्रायंगुलर सेक्शन का। रफ कर दें इसको, देखिए आगे ट्रायंगुलर सेक्शन, आगे देखेंगे हम ट्रायंगुलर सेक्शन। सेकंड है हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर को कहते हैं त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार काट, ठीक है। अब समझिएगा ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज आपने कोई ये ट्रायंगल बना लिया, ये मान लो ट्रायंगल है कोई, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है और आपने मान लिया इसकी जो चौड़ाई है वो B है, यानी ये B है यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, एंड इसकी जो हाइट है वो आपने स्मॉल h मान रखी है, कितनी स्मॉल h। इसका सेंटर आप सभी जानते हैं, यहाँ सेंटर होगा इसका, ठीक है, सेंटर होगा। इधर हो गया क्या x एक्सिस और इधर हो गया क्या y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये सेंटर था। आपको पता है ट्रायंगल का जो सेंटर होता है बेस से कितनी हाइट पे होता है, h/3 पर होता है, कितने पर, h/3 पर। इसको नाम दे सकते हैं आप ट्रायंगल को, ABC कोई ट्रायंगल था आपका ये ABC। डायग्राम सभी को समझ आ रहा है। अब अगर बात करें इसका सेंटर के अबाउट जो x एक्सिस है, x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, इस x अक्ष के परितः इसका जड़त्वाघूर्ण होता है। जो रेक्टेंगल का था सेम वैसे ही लिखना, BH⁻³ लिखेंगे। जहाँ पर नीचे आपका 12 आता था किसमें, आयत में, वहाँ पर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को। एंड अगर मैं बात करूँ इसके I/Y के बारे में, तो I/Y का कितना हो जाएगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो H हो गया इंटू में B⁻³/36, B⁻³/36। तो ये आपका IXX है, मतलब सेंटर के अबाउट जो x एक्सिस है उसके परितः जड़त्वाघूर्ण, और ये बाई के अबाउट हो गया। दोनों समझ आए। अब कभी कभी हमसे पूछ लेता है ये बॉटम अक्ष है आपकी, ये वाली ये बॉटम है, तो इस बॉटम एक्सिस के अबाउट पूछ लेता है, या फिर कभी कभी टॉप के अबाउट भी पूछ लेता है। इस टॉप एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बात करें हम यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम एक्सिस, बॉटम एक्सिस के अबाउट अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, बॉटम मतलब इस आधार वाली अक्ष के परितः, किसके, आधार, नीचे वाली जो अक्ष है आपकी, आधार कह दो या नीचे वाली कह दो, ठीक है, आधार अक्ष के परितः, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसको नाम ए भी दे रखा है, तो मैं यहाँ IAB लिख सकता हूँ।
आई ए बी। यहाँ भी आप समांतर अक्ष की थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कहती है समांतर अक्ष की थ्योरम? कि आपकी ये तो होगी पैरेलल अक्ष और ये वाली इसके पैरेलल है ये वाली, तो इस समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण जो होता है वो सेंटर के अबाउट जड़त्वाघूर्ण यानी आई एक्स एक्स प्लस में एरिया इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ मैं कैपिटल एच बार बार क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि स्मॉल एच हमें ट्रायंगल की हाइट दे रखी है इसीलिए। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आई एक्स एक्स आपके सामने लिखा है बी एच की पावर 3/36 होगा, प्लस में एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 बी इंटू एच हो गया इसका एरिया, इंटू में एच, एच मतलब दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस h/3 है, तो h/3 का आप करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे सॉल्व करेंगे आप तो आपका आई ए बी निकल के क्या आएगा? आई ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ से आई ए बी बराबर बी एच की पावर 3 बी एच की पावर 3 अपॉन में 36 प्लस में ये 3 की घात तो 9 होगा, 9 दूनी 18 हो गया, इधर कितना हो गया? 18 हो गया। समझ आ रहा है? बी एच की पावर 2 ये 1 ये 3 हो गया, बी एच की पावर 3 हो गया। अगर आप एलसीएम लेंगे 36 आएगा एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम? 36, 36 आएगा। 36 से एक बार जाएगा, 18 से 2 बार, 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 इंटू बी एच की पावर 3 आ गया। समझ आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ से आप देखेंगे तो आई ए बी जो हो गया आई ए बी बराबर कितने गुना हो गया? 3 गुना हो गया। 3 इंटू ये किसकी वैल्यू है? बी एच की पावर 3/36। आई एक्स एक्स की वैल्यू थी, आई एक्स एक्स कितना गुना हो गया? 3 गुना। समझ आ रहा है सभी को? तो ट्रेंगल के केस में कितने गुना होता है बेस के अबाउट? 3 गुना होता है। जबकि रेक्टेंगल के केस में कितने गुना था दोस्तों? रेक्टेंगल के केस में ये आपका 4 गुना होता है, ठीक है, बेस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हैं तो कितना आ जाएगा? ये जो आपका आयत वाला आ रहा था वो फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पर बेस के अबाउट, बी एच की पावर 3/12 या 36 12 आ गया। समझ आ रहा है सभी को? क्लियर हुआ ना? ये मैं एक बार देख लूँ नीचे का आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? यस दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेस के अलावा कभी कभी दोस्तों क्या पूछता है हमसे? कभी कभी कहता है टॉप एक्सिस के अबाउट बताओ। किसके? टॉप के अबाउट। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करके टॉप के अबाउट भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ लिख लेंगे आप क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टॉप एक्सिस। टॉप मतलब ऊपरी अक्ष जो है आपकी, ऊपरी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण। फॉर्मूला यही रहेगा समांतर अक्ष वाला। अब ऊपरी अक्ष कौन सी आपकी? ये वाली है टॉप एक्सिस। मैं यहाँ पर आई टॉप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो सी वाली थी वो हो गई आपकी आई टॉप। इस टॉप के अबाउट निकाल रहे हैं, इसके टॉप के अबाउट। तो इसके समांतर कौन सी अक्ष है? ये वाली है, सेंटर के अबाउट वाली। तो सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ट्रायंगल का एरिया इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। इस बार कौन सी लेनी है? ये डिस्टेंस लेनी है। कितनी होगी ये? एच में से h/3 घटाएंगे तो 2h/3 बचेगा। कितना? 2h/3 बच गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, एरिया तक सही है। यहाँ पर लिख देंगे कितना? 2h/3। कितना आ जाएगा ये? 2h/3। समझ आ रहा है? 2 की पावर 2 4 होता है, तो आगे 4 लग जाएगा। यहाँ पर कितना लग जाएगा? 4। नीचे का सेम रहा 18। एलसीएम लेंगे 4 ये है और एक ये 5 हो जाएगा। नहीं, कितना हो गया ये? 2 दूनी 4 हो गया। यस 4 आएगा यहाँ ऊपर, और नीचे कितना होगा आपका? 3 3 9 दूनी 18। यस एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर कितना? 36 एक बार जाएगा, 18 से 2 बार 8 आएगा। सॉरी कितना? 4 दूनी 8। समझ आ रहा है? तो 8 और 1 9 हो जाएगा ये। फिर से 36 से 36 को एक बार कटेगा, एक आ गया आगे 1, प्लस में 18 से 2 बार कटेगा तो 2 और 4 का गुणा करेंगे 8 हो गया, 8 और 1 9 आ गया, ठीक है। कितना हो गया? 9 गुना हो जाता है। टॉप के अबाउट जब हम निकालते हैं तो कितना आता है ये? 9 गुना आता है, 9। समझ आ रहा है? कितना? 9 गुना। अगर आप 9 से काटेंगे तो 4 आएगा नीचे। समझ आ रहा है? तो 9 गुना हो गया टॉप एक्सिस के अबाउट। अब हमसे कभी कभी पूछ लेता है क्या? सेंटर के अबाउट, बॉटम के अबाउट और टॉप के अबाउट, इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा? रेशियो, ठीक है। मैं इसकी ऊपर वाली हेडिंग को मिटा रहा हूँ, ऊपर वाली इस हेडिंग को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपसे कभी कभी रेशियो पूछता है किस किस का? आई सी सी मतलब सेंटर के अबाउट जो आपकी आई एक्स एक्स जा रही थी, इंटू में आई बॉटम, बॉटम मतलब जो नीचे वाली अक्ष थी आपकी, एंड आई टॉप, टॉप के अबाउट। तो आप खुद बताइए, ये आपका बी एच की पावर 3/36 था, ठीक है, तो 1 हो गया। इनटू में यहाँ पर जो आपका बॉटम वाला आया था इसका 3 गुना आया था। कितना? 3 गुना आया था। और ये इसका कितने गुना आया है? 9 गुना आया है। तो 1:3:9 होता है। किस किस में? सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो ये रहेगा, बॉटम के अबाउट निकालेंगे तो इसका 3 गुना होगा,
टॉप के अबाउट निकालेंगे तो इसका 9 गुना होगा, जो कि आपके सामने लिखा है। तो ये रेशियो भी आपसे पूछ सकता है ट्रायंगल के केस में, ठीक है, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। आगे एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा, जिसे हम सर्कुलर सेक्शन कहेंगे। एक वृत्ताकार काट और देख लेते हैं, इसके अलावा मैकेनिक्स के सिलेबस में और अधिक नहीं है। फिर भी मैं आपको पीडीएफ में सेमी सर्किल भी दिखा दूंगा आपको, यानी कि पूरा डेरिवेशन के साथ बता दूंगा। सेमी सर्किल का सेंटर के अबाउट क्या होगा या उसके बॉटम एक्सिस के अबाउट क्या होगा। इसके अलावा जो आपका 1/4 वृत्त होता है उसका भी आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। मेन मैकेनिक्स में आपके 3 ही थे, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और सर्कुलर। तो मैं एक सर्किल और करा दे रहा हूँ आपको, ये 3 तो याद करने ही करने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। तो लिखिए तीसरा और लिख लीजिए आप, कौन सा सेक्शन आपका, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन तीसरा लिखेंगे हम क्या, सर्कुलर सेक्शन। सर्किल कहते हैं वृत्त को, तो वृत्ताकार काट। वृत्ताकार काट आप सभी जानते हैं सर्किल के बारे में। जैसे ये हो गया आपका कोई एक सर्किल है ये, ठीक है। इस सर्किल का यहाँ कहीं सेंटर होता है, यहाँ से एक्स एक्स पास होगी, यहाँ से ऊपर कोई है, ये वाई एक्स हो गई इसकी। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये सेंटर था, क्लियर। अब आपसे अगर इसका आई एक्स एक्स पूछे या आई वाई वाई पूछे, दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। क्यों होंगे दोनों इक्वल, क्योंकि इसकी रेडियस यहाँ भी आर होगी, यहाँ भी रेडियस आर होगी, बराबर दूरी होती है दोनों तरफ। इसीलिए क्या बोलेंगे, इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बराबर होता है। अगर इस सर्किल का, आपने जो सर्किल था, इस सर्किल का डाया डी मान लिया, व्यास क्या है इसका, डी है। डायामीटर सपोज मैं इसका यहाँ दिखा दे रहा हूँ, व्यास तो आप सभी जानते हैं अच्छे से, किसी भी सर्किल का डाया, ये डी मान लिया आपने, ठीक है, डी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो रहता है π/64 होता है और d की पावर 4 होता है। कितना, d की पावर 4, ऊपर है पाई के साथ है, या ऐसे कह दीजिए पाई d की घात 4/64, एक साथ लिख दीजिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पाई d की पावर 4/64, 64, ये किसका फॉर्मूला है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि बराबर होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। डी यहाँ पर क्या है, डी इसका व्यास है यहाँ पर, ठीक है। अब कभी कभी हमसे कहता है कि आप इसके सर्कुलर सेक्शन के टेंजेंट के अबाउट बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट एक्सिस। कौन सी एक्सिस, टेंजेंट एक्सिस। टेंजेंट को हिंदी में सभी जानते हैं, स्पर्श कहते हैं, स्पर्श। स्पर्श अक्ष के, स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा, उस स्पर्श अक्ष के परितः बताना है आपको। स्पर्श अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है साथियों। जड़त्व आघूर्ण आप सभी को बताना है। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी इसमें एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी, सपोज आपने यहाँ पर एक कोई स्पर्श रेखा खींच ली, ये वाली, आप यहाँ खींच लीजिए, जहाँ मन करे आप वहाँ खींच सकते हैं। यहाँ खींच लीजिए, कहीं भी खींच लो, सेंटर से दूरी बराबर ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। आप यहाँ खींचेंगे तब भी बराबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ खींचेंगे तो पैरेलल एक्सिस ये वाली और ये वाली रहेगी, यहाँ खींचेंगे तो ये वाली और ये वाली होगी। यहाँ खींचेंगे, यहाँ पर अगर आप लाइन खींचेंगे टेंजेंट स्पर्श रेखा, तो ये और ये समांतर अक्ष होगी, ठीक है ना। और जो सेंटर अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई एक्स लें आप या आई वाई लें, दोनों ही बराबर हैं। तो कहीं भी खींच के आप दिखा सकते हैं। ये क्या है, ये आपका कोई एक टेंजेंट है। ये क्या है, ये टेंजेंट है, मतलब ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो टेंजेंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, टेंजेंट, आई टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए भी आपको समांतर अक्ष की पिरमें लगानी है। दोनों कैसे हैं, पैरेलल है ये। तो समांतर अक्ष की पिरमें क्या हो जाएगी आपकी, सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में सेंटर कौन सी अक्ष यहाँ पर एक्स वाली है, तो आई एक्स एक्स लिख देंगे, प्लस में एरिया इंटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, एच स्क्वायर। यहाँ मैंने स्मॉल ले लिया बिकॉज यहाँ एच का कोई जिक्र नहीं हुआ इसीलिए, ठीक है। आई एक्स एक्स का मान ऊपर सामने दिख रहा है आपको, पाई डी की पावर 4/64, कितना 64, प्लस एरिया। इस सर्किल का क्षेत्रफल आप सभी ने पढ़ा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर। मैं कैपिटल लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। आर आप जानते हैं डायामीटर का आधा होता है, तो इसका स्क्वायर किया तो ऊपर हो जाएगा पाई डी की घात 2, नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4, कितना होता है, पाई डी की घात 2/4 होता है। यहाँ लिख दीजिए पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, रट लेना, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच, मतलब इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस, समांतर अक्ष के बीच की। टोटल डायामीटर डी था तो ये डी का आधा हो जाएगा, dy/2। बीच की डिस्टेंस कितनी है, dy/2।
dy2 का कर दिया आपने स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब आगे देखें आप ध्यान से, ये हो गया कितना, पाई डी की घात 4 अपॉन में 64 हो गया, प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा, डी की घात 2 और 2 4 हो जाएगी, तो ऊपर हो गया पाई डी की पावर 4 हो गया, नीचे 2 की घात 2 का मान 4 हो गया, 4 का 4 में गुणा किया 16 आ गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। मैं एरिया वाला टर्म मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे अगर आप और ध्यान से देखेंगे इसको, तो आपका जो आई टेंजेंट आएगा, मतलब स्पर्श रेखा के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एलसीएम लेंगे 64 आ गया, 64 से इसको काटा, एक बार कटेगा तो 1 का गुणा होगा ऊपर पाई डी की घात 4, प्लस इससे काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 5 डी की पावर 4 हो गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो आपका आई टेंजेंट आ रहा है, मतलब स्पर्श रेखा के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 5 गुना आ रहा है किसके अबाउट, जो सेंटर के अबाउट था। सेंटर एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, कोई सी भी हो आपकी सेंटर एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये 5 गुना होता है स्पर्श रेखा के अबाउट। समझ आ रहा है सभी दोस्तों को। तो ये सर्कुलर सेक्शन का हो गया। बाकी मेन आपका ये वाला फॉर्मूला था। उम्मीद करते हैं आपको इसका भी समझ आ गया होगा, इसका सर्कुलर का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तो आपके 3 तो हो गए, कौन कौन से, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रेंगुलर हो गया और सर्कुलर हो गया। अब एक बताते हैं आपको पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारा अगला टॉपिक था, इसे रफ कर दें। अच्छा दोस्तों, सेमी सर्कुलर का और जो आपका 1/4 सर्किल होता है उसका मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पढ़ने को मिलेगा सेकेंड ईयर में, जब आप सोम या फिर मॉस पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो फिर भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह से कराया गया है, आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। फिर भी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। कितने 5 टॉपिक हो गए, छठा टॉपिक है हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली चीज तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया केवल सर्कुलर सेक्शन का होता है। कौन किसका, किसका, ओनली सर्कुलर सेक्शन, ये किसी और का नहीं होगा, केवल किसका होगा, वृत्ताकार काट का होगा, ओनली वृत्ताकार काट का होता है। किसका होता है, ओनली वृत्ताकार काट का होता है, ठीक है। तो जो आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे मैंने आईपी कह दिया, ये किसी भी वृत्ताकार काट का जेड अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। किसके, जेड अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सभी इसकी डेफिनेशन इजीली बता सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं, ठीक है। किस तरह से डिफाइन करेंगे आप इसे, आप बोलेंगे किसी भी वृत्ताकार काट का जेड अक्ष के प्रत्यय जो जड़त्वाघूर्ण होता है उसी को हम ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। क्लियर ना। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट जेड एक्सिस इज कॉल्ड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डेट इज क्लियर। चलिए अब इसका फॉर्मूला और हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जैसे ये सर्कुलर सेक्शन है, ये सेंटर है, ये एक्स अक्ष हो गई, ये आपकी यहाँ पर वाई एक्स हो गई और वाई एक्स, एंड ये आपकी सपोज जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। हमें आई जेड निकालना है। क्या निकालना है, आई जेड। हमें आई जेड निकालना तो हम क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप सभी को पता है क्या होता है, लंब अक्ष की परिमेय में होता है आपका आई जेड जेड जो होता है वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर होता है। ये आप सभी को पढ़ाया गया है, ये आप सभी को पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई किसी सर्कुलर सेक्शन का जस्ट अभी आपको बताया था कितना होता है, पाई डी की घात 4/64। इसका भी कितना होगा, पाई डी की घात 4/64। तो जो आपका पोलर, इसका दोनों को जोड़ेंगे तो एक ये है, एक ये दो हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 2 × पाई डी की पावर 4/64। तो आप एक तो ऐसे याद रख सकते हैं क्या,
कि जो आपका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका 2 गुना होता है। 2 गुना जब आप इसे करेंगे तो आई जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 32 बार कट जाएगा ये, तो पाई डी की घात 4/32। अब देखो एक्स वाले में फॉर्मूले में नीचे क्या था, एक्स और वाई वाले में 64 था, यहाँ हो गया 32। तो गलती से भी ये मत कह दीजिएगा कि जेड अक्ष के अबाउट जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसा होता है, आपका आधा होता है। ये आधा नहीं है, नीचे वाली वैल्यू अगर हाफ हो जाए इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैसी है, आपकी डबल है। ठीक है, 2 गुना होता है, यहाँ दिख रहा है आपको साफ साफ, इसका 2 गुना है ये। ठीक है, यहाँ 32 हो गया नीचे। इसी को हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यही क्या है आपका IP होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, जेड अक्ष के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसी को हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। क्लियर हुआ? जब भी आपसे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पूछेगा तो आपको पाई डी की घात 4/32 बोलना है। कितना बोलना है? पाई डी की घात 4/32 आपको बोलना है। एक और लास्ट टॉपिक आपको समझा देते हैं, इसके बाद एक और टॉपिक है आपका सर्कुलर हो गया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया। अच्छा, सेमी सर्किल का और 1/4 वृत्ताकार काट का ये आपको नोट्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। आपका एक ये सेक्शन मॉडुलस और बता देते हैं। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस और बता देते हैं। हटा दें, इसको हटा दें। अगली हेडिंग है हमारा, अगला आई थिंक लास्ट टॉपिक है 7वां। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेंगे इसके, एल सेक्शन आई सेक्शन इन सब के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेंगे। तो आगे हमारा 7वां टॉपिक और इसका नाम क्या है, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस यानी आकृति, सेक्शन मतलब आकृति या कोई काट हो गई, मॉडुलस मतलब मापांक, आकृति मापांक। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से। ठीक है, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका इसका, जेड बराबर जो होता है आपका क्या होता है, I/Y होता है, I/Y। ये फॉर्मूला जो आपको रटना है, अच्छे से याद करना है। I/Y का मतलब क्या है, कोई भी सेक्शन आपको दिया गया है। सपोज मैंने मान लिया क्या, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये कोई, ये क्या है साथियों, ये क्या है, ये आपका कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, ये अच्छा एक और चीज़ बता दें आपको, ये सेक्शन मॉडुलस सेकंड ईयर में बहुत काम आएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सेक्शन मॉडुलस जो होता है ये डायरेक्ट किसी भी बॉडी की स्ट्रेंथ बता देता है, क्षमता बता देता है, किसी भी चीज़ की क्षमता कितनी होती है। ठीक है, कौन, ये जेड बताता है क्षमता किसी बॉडी की। आपको पता चल जाएगा कि सर्कुलर बॉडी है कोई, और कोई आपकी कैसी ये वाली बॉडी है, ये वर्गाकार यानी कि एक स्क्वायर बॉडी है। इनमें से किसकी ताकत ज़्यादा होगी? अगर मैं दोनों को सेम साइज़ का ले लूँ, जैसे मैंने ये सर्किल लिया, इसका मैंने डायमीटर मान लिया क्या, A है। ठीक है, और कोई एक स्क्वायर ले रखा है, इसकी भी चारों भुजाएं आपने A ले रखी हैं। मैंने कहा बताओ इनमें से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो वो आपको यही बताएगा। तो वो सब मैं आपको सॉम में पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर में, वो आगे जाके थोड़ा डिटेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस सिर्फ डेफिनेशन है, उतना ही बात करेंगे। ठीक है, हालांकि आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसकी ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ, सर्कुलर की कैसे ज़्यादा होती है आगे आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कराएंगे, आपको इसका पूरा डेरिवेशन होता है, कितना ज़्यादा होता है, कितने गुना ज़्यादा होता है, ये भी बताएंगे। सब जेईई के क्वेश्चन हैं जो आपको आगे जाके काम आएंगे। यहाँ हम सिर्फ आपके जो सिलेबस में है मैकेनिक्स में उतना आपको बता देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आप कोई भी जब खरीदने जाते हैं, आप फोल्डिंग खरीदते हैं ना, फोल्डिंग जिस पर आप लेटते हैं या सोते हैं, उस फोल्डिंग पर आपने देखा होगा कई बार जो उसके पार्ट होते हैं, जैसे पाए कहते हैं आप, या फिर उसके जो जिसे आप खोलते हैं उसकी टांगें होती हैं फोल्डिंग की, तो वो कई बार तो गोल गोल आती हैं, कई बार क्या होता है वो आपकी स्क्वायर की शेप में आती हैं। तो जो गोल वाली होती है उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, स्क्वायर वाली की ज़्यादा होती है। आप स्क्वायर वाली खरीदा करें। ठीक है, जब भी खरीदें उसकी सामर्थ्य ज़्यादा होती है, हो सकता है मार्केट में उसको महंगी भी देंगे थोड़ा सा। तो आगे सब यूज सिखाएंगे। आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, इनका अपने जनरल लाइफ में यूज भी होते हैं। तो इन फ्यूचर मौका मिला आपको तो आप ज़रूर पढ़ें, ऑनलाइन ही आपको कोशिश करेंगे कोर्स प्रोवाइड करें पूरा आगे का, तो आप पढ़ें तो आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्शन मॉडुलस की। अब आप आकृति मापांक की डेफिनेशन कैसे देंगे, तो मैंने क्या बोला, ये कोई आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था। ठीक है, ये कोई एक आयताकार काट है। अब ये जो आपका सेक्शन मॉडुलस होता है जरूरी नहीं है केवल आयताकार काट का होगा, ये सभी बॉडीज का होता है अलग अलग। ठीक है, आकृति मापांक मतलब सभी आकृतियों का मापांक अलग होता है, वो आपको मैं सबका बता दूंगा, सिर्फ आप डेफिनेशन ध्यान से सुन लें। ये इसका सेंटर है, क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, आपने सेंटर से इसको बीच में से काट दिया, यहाँ से ऐसे, समझ पा रहे हैं, ऐसे आपने कट कर दिया, एक्स एक्सिस के अबाउट काट दिया इसको। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी साथियों को? ये बी था, क्या था, ये बी था, और ये क्या आपका, ये एच है। इसकी हाइट जो थी यहाँ से यहाँ तक ये एच थी, और ये चौड़ाई कितनी है इसकी, ये चौड़ाई इसकी बी है। समझ आ रहा है?
तो ये जो बाई डिस्टेंस है ये क्या होती है, इसके सेंटर से या तो आप ऊपरी सरफेस तक की दूरी ले लो बाई, या फिर आप नीचे वाले सरफेस तक की दूरी ले लो, ठीक है। एक टेंशन होता है, एक कंप्रेशन होता है, आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके सेंटर से ऊपरी सिरे की या फिर नीचे वाले सिरे की जो दूरी होती है उसको हम बाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको बाई बोलेंगे। कौन सा कंप्रेसिव होता है, कौन सा टेंसाइल होता है, ये सब आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ क्या याद रखेंगे कि किसी भी बॉडी के, जैसे बॉडी है आपकी, आयत है ये, तो इस आयत के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, जड़त्वाघूर्ण होता है। तो किसी भी बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड उस बॉडी के सेंटर से ऊपरी या नीचे वाली सतह तक की दूरी के अनुपात को हम कहते हैं आकृति मापांक। किस किस का रेशियो होता है ये रेशियो होता है किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू टॉप या बॉटम लेयर, ठीक है। यानी कि सेंटर से ऊपरी या नीचे वाले सिरे तक की दूरी और जो आपका आई है, ये इन दोनों का रेशियो होता है। समझ आ रहा है सभी को, क्लियर ना। जैसे मुझे इसका निकालना हो जेड, मैंने कहा मुझे रेक्टेंगुलर सेक्शन का जेड बताइए, तो आपको इसका जेड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये आपने कौन सी अक्ष ले रखी है, एक्स अक्ष वाली ले रखी है, तो ऊपर आई एक्स एक्स रख देंगे आप। कितना होता है, बी एच की पावर 3/12 होता है। और अपॉन में क्या आएगा आपका नीचे, बाई की वैल्यू। बाई क्या होगा, ये वाला, ये एच का आधा होगा। ये जो बाई है आपका दोस्तों, ये बाई क्या होगा, ऊपर ले लो तब भी h/2, नीचे लो तब भी h/2, कहीं भी ले लो, तो ये आपका h/2 हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बी एच की पावर 3/12, इस बड़े वाले अपॉन को मल्टीप्लाई में कर दो, 2 ऊपर हो गया, h नीचे हो गया। कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। इससे ये कितनी बार, 2 बार कटेगा, तो क्या आ जाएगा, ये बी एच की घात 2/6 आ गया। कितना आ गया, बी एच की पावर 2/6 आ गया। ये किसका है, आयत का है। आप इस तरह किसी वृत्त का निकाल सकते हैं, किसी त्रिभुज का निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको सर्कुलर सेक्शन का निकालना होता है, किसका, सर्कुलर का, यहाँ से काट दो, टोटल डाया आप सभी जानते हैं डी होता है, तो बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले लो या फिर आप यहाँ से यहाँ तक ले लो, दोनों बाई होगा, कोई सा भी ले सकते हैं आप। समझ पा रहे हैं। तो आपको अगर इसका निकालना तो आपको पता है जेड बराबर आई होता है। इसका आई क्या होता है, पाई बाई 64। जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसका जेड क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 डी की घात 4, ठीक है। अपॉन में बाई कितना है, इसका बाई व्यास का आधा यानी d/2 होगा। तो जेड बराबर आप क्या बता सकते हैं यहाँ से, ये पाई डी की घात 4/64 गुणा में इसको उल्टा कर दो, 2/d कर दो, 32 बार कटेगा, इससे घात कम हो जाएगी। जेड बराबर क्या आएगा, पाई डी की पावर 3/32, 32 आएगा। ये किसका आ गया, ये वृत्ताकार काट का आ गया। आप किसी का भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। आयत का निकाला ये आया, सर्किल का निकाला ये आया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब इसका मात्रक क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, व्यास की बात करें, आपको डायामीटर, ये दूरी है एक तरह की, तो या तो मीटर में देगा या सेंटीमीटर में देगा या mm में देगा। अगर मीटर में देगा तो मीटर की घात 3 हो जाएगा, mm में देगा तो mm की घात 3 हो जाएगा। तो ये मीटर की घात 3 हो सकता है, या फिर सेंटीमीटर की घात 3 हो सकता है, या फिर ये mm की, मतलब दूरी जो होगी उसकी पावर 3 हो जाएगा यूनिट, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं 2 घात ये हो गई, ये दूरी है, ये भी h क्या है, हाइट मतलब डिस्टेंस है, ये भी ब्रेथ मतलब ये भी दूरी है। तो 2 घात और 1 घात 3 घात हो जाएगा। तो मीटर की पावर 3 या फिर सेंटीमीटर की 3 या mm की 3, ये इसकी यूनिट होती है सेक्शन मॉडुलस की। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये तो आपके जितने भी इसके टॉपिक थे वे सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मतलब क्या है, एल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, इन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको 3 करा दे रहा हूँ मेन कौन कौन सा, एल सेक्शन, टी सेक्शन और आई सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा होंगे तो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। इससे आपकी क्लास भी बड़ी नहीं होगी और चैप्टर भी आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने अंतिम टॉपिक की, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हटा दें इसको। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होगा, जो अभी हमने क्या देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने सिंगल सेक्शन पढ़े थे, यानी कोई भी आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन था वो भी सिंगल था, कोई सर्कुलर सेक्शन था अकेला था, ट्रेंगुलर सेक्शन वो भी सिंगल था। बट अब क्या होगा, अब आपके एक साथ एक से ज़्यादा सेक्शन जुड़े होंगे,
यानी कंबाइंड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे हम, जिसमें हम एल सेक्शन पढ़ेंगे, आई सेक्शन पढ़ेंगे, टी सेक्शन पढ़ेंगे, इसके अलावा जेड सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया। इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसके आने के कम चांस होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कन्वेंशनल में आते हैं क्वेश्चन ये, लेकिन आपका चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम आपको ये भी सिखा देते हैं जिससे कि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप इसको भी सीख लें जिससे कि आपको कोई कैसी भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी भी कंबाइंड सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें कहा क्या गया है, इसमें क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है किसके अबाउट, सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट निकालना है एंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। मतलब आपको इस पूरे सेक्शन का जहाँ कहीं भी सेंटर होगा, सपोज इसका जो सेंटर आएगा समथिंग यहाँ कहीं पड़ेगा इसका सीजी, एल सेक्शन का सीजी इधर कहीं आता है। ठीक है, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा समथिंग। ठीक है, एल सेक्शन का जो सीजी आता है इधर आता है, निकाल के दिखाएंगे हम। ठीक है, तो इसके जो सीजी होगा पूरे सेक्शन का, सीजी के अबाउट जो आपका एक्स एक्स और वाई एक्स बनेगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। क्या पूछा है, इस पूरे सेक्शन का जहाँ पर भी सेंट्रॉइड होगा उस सेंट्रॉइड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्स की डायरेक्शन में और वाई एक्स की डायरेक्शन में। डेट मीन्स आई एक्स एक्स और आई वाई वाई आपसे पूछा है। तो इस केस में जब भी आप एक्स एक्स या वाई एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किसी भी इसका कंबाइंड सेक्शन का, तो आपका पहला स्टेप रहता है कि आप पूरी बॉडी का सेंट्रॉइड पता करेंगे, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर है। तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, पहला पॉइंट इसमें आपको, इसमें सबसे पहला पॉइंट दोस्तों सेंट्रॉइड निकालना होगा। इसमें सेंट्रॉइड आपको कैलकुलेट करना है, इसका केंद्रक बताना है कहाँ पे इसका केंद्र होगा। तो आपको मैंने सेंट्रॉइड निकालना दोस्तों सिखा रखा है। सेंट्रॉइड मतलब एक्स बार और वाई बार निकालना है। अब मैं आपको एक्स बार और वाई बार के बारे में एक नोट पॉइंट स्टार्टिंग में ही बता दूं, क्या कि अगर आपसे केवल आई एक्स एक्स पूछा जाता, क्या पूछा जाता, आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स के लिए ध्यान रखिएगा, आई एक्स एक्स के लिए हमें केवल बाई बार की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, केवल बाई बार की आवश्यकता पड़ेगी। आई एक्स एक्स के लिए हमें केवल बाई बार निकालना होगा। एंड अगर हमसे कहता क्या, आई वाई वाई की बात करता, आई वाई वाई की, उल्टा काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्स के लिए बाई बार की जरूरत पड़ती है, वाई के लिए किसकी, एक्स बार की जरूरत पड़ती है। अभी दिखाएंगे आपको क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत कैसे पड़ती है। ठीक है, सब कुछ समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ध्यान से समझें। अगर आपसे क्वेश्चन में केवल आई एक्स एक्स पूछता तो आपको एक्स बार नहीं निकालना पड़ता, केवल वाई बार निकालना होता। एंड अगर आपसे आई वाई वाई पूछता तो केवल एक्स बार निकालते, लेकिन दोनों पूछा है तो आपको दोनों निकालने हैं यहाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में समझाएंगे कि एक्स अक्ष के लिए एक्स बार क्यों नहीं निकाल रहे, वाई बार ही क्यों निकाल रहे हैं, और वाई के लिए एक्स बार क्यों निकाल रहे हैं, वाई बार क्यों नहीं निकाल रहे। ध्यान से समझेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्या, एक्स बार वाई बार निकालिए। तो इसका एक्स बार का फॉर्मूला आप सभी को बताया, क्या होता है एक्स बार का फॉर्मूला दोस्तों, एक्स बार, इसमें कितने काट हैं, दो काट हैं, आप इसको काट दीजिए बीच में से। यहाँ से आपने कट कर दिया तो आपका एक तो सेक्शन ये हो गया और दूसरा सेक्शन आपका ये हो गया, दो सेक्शन है आपके पास, दो सेक्शन है तो फॉर्मूला हो जाएगा a1x1 प्लस a2x2। ये मैंने आपको CG वाले में पढ़ा रखा है। यहाँ हो जाएगा क्या, a1 प्लस a2। क्लियर, वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू क्या, पहला सेक्शन कहाँ तक है, यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक। तो यहाँ तक का मतलब ये वाली लंबाई कितनी है इसकी, केवल 3 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 3 है, क्योंकि टोटल 4 था, ये एक इधर का निकल गया, ये वाला 3 बचा। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो एरिया आ जाएगा इसका 3। x1 का मतलब इस वाले सेक्शन का सेंटर यहाँ बीच में कहीं होगा, यहाँ पर ये जो सेंटर होगा पहले सेक्शन का, यहाँ जो ये सेंटर होगा पहले सेक्शन का, ये वाला सेंटर ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये सपोज एक्स अक्ष है आपका, और ये सपोज मान लिया आपने क्या, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस पॉइंट पे आपस में मिलते हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ दूरी कितनी है, उसे x1 कह देंगे पहले सेक्शन की। तो देखो 3 ये था, 3 का आधा 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 1.5 हो गया, 1.5 और 1 ये 1.5 और 1 कितना होता है 2.5 प्लस में a2 एरिया। अब 2 मतलब दूसरा सेक्शन, इस पे आ जाओ, इस सेक्शन का सेंटर बीच में यहाँ कहीं होगा, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेक्शन, 4 एकन 4, एरिया 4 हो गया। x2 मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 हो गया, अपॉन a1 का मतलब पहले का एरिया 3 था, दूसरे सेक्शन का एरिया 4 था। ठीक है, समझ आया इतना। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1.36 आएगा सेंटीमीटर में, मैंने कर रखा है पहले से, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेटर का इसमें यूज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है,
कन्वेंशनल के लिए होता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्स बार निकल गया, ऐसे ही वाई बार निकालेंगे। वाई बार के लिए फॉर्मूला a1/1 प्लस a2/2 अपॉन में a1 प्लस a2। तो a1 a2 तो आपके ऊपर वाली वैल्यू रहेंगी, 3 है। y1 मतलब मूल बिंदु से ऊपर की ओर पहला सेंटर की दूरी ये वाली क्या होती है, y1 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी y1 होगी। y1 1 का आधा हो जाएगा, 0.5 हो गया, प्लस a2 दूसरे सेक्शन का एरिया 4 था, इंटू में y2 मतलब ओरिजिन से दूसरा सेक्शन ये वाला y2 यहाँ से यहाँ तक का, 4 का आधा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक से गलत लिख दिया हम, x2 गलत लिख दिया, सॉरी। x2 मूल बिंदु से आप इधर चलेंगे ना, इधर ये वाला ये इधर आएगा, x अक्ष की तरफ चलेंगे तो ये 1 का आधा 0.5 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, अब आएगा 1.36। अब ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 आएगा, अपॉन में a1 कितना है, ये 3 प्लस 4, सेम वैल्यू है, देखो क्या है वैल्यू आपकी, ये हो जाएगा कितना 8 हो गया, और ये आपका 1.5 हो गया, 8 और 1.5, और यहाँ भी सेम यही हो रहा था। क्या आप इसको करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और आधा 6 और 1.5 7.5 और 2 9.5, इधर भी 9.5, सेम आएगा दोनों वैल्यू, ये भी 1.36 आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, सेम आएगा। सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका फ्लेंज और वेव दोनों सेम साइज के थे, इसलिए। तो आपको ये तो निकालना पहले से आता था, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी से समझा दिया है। तो आप ये बताइए एक बार, आपको ये एक्स बार वाई बार क्लियर हो गए? तो मैं एक्स बार वाई बार की वैल्यू यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपके सामने। एक्स बार तो क्या होगा, इस साइड की दूरी ये वाली, ये क्या हो जाएगी एक्स बार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स बार कितना आया है 1.36 सेंटीमीटर। वाई बार क्या होगा, नीचे से यहाँ तक की दूरी ये वाली, ये क्या हो जाएगी वाई बार, वाई बार भी कितना आया 1.36 सेंटीमीटर में। एक्स बार वाई बार क्लियर हुआ? एक्स बार वाई बार का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स बार वाई बार को रफ करते हैं एंड आगे बात करते हैं। और पहला स्टेप पूरा हुआ, सेंट्रोइड हमने निकाल लिया है पहले स्टेप में, सेंट्रोइड हमने बता दिया है पहले स्टेप में, ठीक है। थोड़ा साफ से लिख दें ऐसे ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, एक्स बार वाई बार क्लियर हो गया आप सभी को। अब चलिए आगे बात करते हैं। क्या अब निकालना है आपको आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर 2 सेक्शन है, पहला और दूसरा। जब 2 सेक्शन है दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहले के लिए आई एक्स एक्स 1 प्लस दूसरे के लिए आई एक्स एक्स 2, दोनों को जोड़ देंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और दोनों को बाद में जोड़ देंगे। तो पहले बात करते हैं पहले के लिए आई एक्स एक्स 1 की। तो आप सभी को आई एक्स एक्स 1 निकालना है, मतलब इस सेक्शन का निकालना है सेंट्रोइड के अबाउट। सेंट्रोइड आपका कहाँ है, ये वाला, इस सेंट्रोइड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो सेंट्रोइड एक्सिस आपकी ये हो गई एक्स एक्स की डायरेक्शन में, इधर समझ पा रहे हैं, ये सी था ना, इसका सेंटर था ये, तो सेंटर के अबाउट ये वाली एक्स होगी आपकी सेंट्रोइड एक्सिस। यहाँ तक समझ आ रहा है। एंड पहला जो था ये वाला आपका पहला सेक्शन, इसकी सेंट्रोइड एक्सिस कहाँ होगी, यहाँ होगी बीच में से यहाँ। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे इसको दोस्तों, तो आपके पास 2 अक्ष है, एक ये, दोनों कैसी है, पैरेलल हैं। तो हम इसका एक्स अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा देंगे। आपको इसके अबाउट निकालना है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाली मेन एक्स एक्सिस एक्स एक्स, आपको इसका निकालना है। इस अक्ष के अबाउट जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस पहले सेक्शन का सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ICC 1 कह दिया मैंने, प्लस में क्या होगा, एरिया लेते हैं पहले सेक्शन का, एरिया ले लेंगे इंटू में दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम h बोलते हैं, h का स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है सभी को? अब ICC ये कैसा है आपका, ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल का एक्स अक्ष के अबाउट सेंट्रोइड के अबाउट फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ICC का फॉर्मूला क्या है, BH/3/12 पीछे पढ़ा था, अभी जस्ट अभी पीछे देखा था आपने सभी ने। क्या BH की घात 3/12 रहता है एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट निकालते हो तो HB की घात 3 हो जाता, ठीक है। प्लस में एरिया पहला सेक्शन है तो A1 लेंगे। अब यहाँ H को ध्यान से समझेंगे आप, H क्या आएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी था। एक्स अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वाई बार की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है यहाँ समझिए, आपको इस अक्ष के और इस अक्ष के बीच की दूरी बतानी है, ये वाली दूरी है यहाँ से यहाँ तक की है जो हमने H ले रखी है। ये दूरी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, नीचे से और यहाँ तक कितना, ये वाई बार है। इस वाई बार में से अगर आप ये वाली y1 दूरी घटा देंगे, ये वाली y1 दूरी, तो आपको ये h मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। डेट मीन्स h के लिए क्या करेंगे आप, वाई बार माइनस y1 कर देंगे। पहला सेक्शन है तो 1, दूसरा है तो 2 कर देते हैं। यहाँ समझ आ रहा है सभी को? तो मैंने क्या लिखा है, आई एक्स एक्स के लिए वाई बार की आवश्यकता पड़ती है। वाई बार की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम इसका h निकालते हैं। तो h बराबर हमारा आ जाता है यहाँ पर
बाई बार माइनस बाई आई। आई से मतलब क्या, पहला सेक्शन होगा तो 1 लिखेंगे, दूसरा होगा तो 2 लिखेंगे, एच। एंड अगर आपको क्या लेना होता, अगर आप क्या निकालते, बाई निकालते, आई वाई वाई, तो बाई वाई के लिए जो हमारा एच का फॉर्मूला होता है उस केस में एच बराबर दोस्तों हो जाता है, यहाँ वाई बार है वहाँ एक्स बार हो जाएगा, माइनस में एक्स आई हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि जब आप एक्स अक्ष के परितः निकालेंगे तो बाई बार की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ये डायग्राम में दोबारा नहीं समझना पड़ेगा एच कैसे निकाला, आप रट भी सकते हैं इसको। आई एक्स एक्स के लिए एच का फॉर्मूला बाई बार माइनस बाई आई वाई वाई के लिए एच का फॉर्मूला एक्स बार माइनस एक्स आई। उल्टा काम करते हैं, समांतर अक्ष की फिर में लगाते हैं ये वाली। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, बी कितना है, पहले सेक्शन का बी 3 है, 3 ले लिया, इनटू में पहले सेक्शन की हाइट 1 है, 1 ले ली, इसकी पावर 3। ये जो एच है, यहाँ वाला एच है दोस्तों, ये वाला एच अलग होता है, इस सेक्शन की हाइट होती है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको कैपिटल बना देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। सेक्शन की हाइट अलग है और ये वाला कैपिटल एच जो है क्या, दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी है, समझ आया ना। यस, अपॉन में 12 प्लस A1 कितना है इसका, 3 गुना 3 है A1, बाई बार अभी निकाला 1.36 माइनस बाई 1, ये वाला बाई 1 1 का आधा होगा 0.5, इसका स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको टोटल को कैलकुलेट, तो ये आपका आएगा 6.97, या 6.97 कितना रहा, 6.97 सेंटीमीटर की पावर 4 आएगा। ये आ गया आपका आई एक्स एक्स 1, पहला निकल गया। आपको ये वाली वैल्यू पता चल गई कि आपका आई एक्स एक्स 1 कितना था, कितना 6.97 सेंटीमीटर की पावर 4 है ये, ठीक है। इसको रफ करते हैं, अब दूसरा निकालते हैं आई एक्स एक्स 2 की वैल्यू। इसी तरह कैलकुलेट करना है दूसरा भी, दूसरा थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला कीजिए, अब निकालेंगे आई एक्स एक्स 2। जब 2 निकालेंगे तो इसमें आपको ICC2 लेना है, A2 लेना है, और H2 भी निकालना है आपको यहाँ पर, H2 दूसरे सेक्शन के लिए। ICC का फॉर्मूला वही रहता है, BH की पावर 3/12 एक्स अक्ष के अबाउट, यहाँ पर A2 और H यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष के अबाउट निकालना है तो बाई बार का यूज करेंगे, बाई बार माइनस बाई 2, इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ कीजिए, B की वैल्यू दूसरे सेक्शन में चौड़ाई कितनी है, 1 है, 1 ले ली। H की वैल्यू, H 4 है दूसरे सेक्शन का, 4 की घात 3/12 प्लस A2, 4 एकन 4 हो गया, A2 4 आ गया। बाई बार आपका 1.36 है, माइनस बाई 2 कितना है, बाई 2 दूसरा सेक्शन यहाँ था तो यहाँ तक की हाइट, नीचे से यहाँ तक की हाइट 4 का आधा 2 हो जाएगा, ये 2, इसकी पावर 2, बस बस बस, ठीक है। इक्वल टू ये कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, लेकिन स्क्वायर से पॉजिटिव भी हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, 2.47 सेंटीमीटर की पावर 4। ये क्या आ गया, ये x2 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, x2 की, 2.47 सेंटीमीटर की पावर 4। समझ आया सभी को, ये क्लियर हुआ सभी को, देख लीजिए एक बार, क्लियर हो गया ना। चलिए दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका एक्स अक्ष के अबाउट निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दें। एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी आपको दोनों एक साथ नहीं पूछता है, एक्स और वाई के अबाउट, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन फिर। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, आई एक्स एक्स बराबर, दोनों को जोड़ दो, 6.97 2.47 तो 9.44 आ जाएगा ये सेंटीमीटर की पावर 4। ये आंसर हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है, 9.44, वेरी गुड, यही आ रहा है, ठीक है। समझ आया सभी को, एक्स अक्ष के अबाउट। अब बाई के अबाउट और देख लो एक बार, ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर सकें। बाई के अबाउट, आई वाई वाई, मैं एक टी सेक्शन और करा दूंगा आपको, बाकी आई सेक्शन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF का या फिर टेलीग्राम का, तो PDF में देख लीजिएगा, ताकि क्लास भी बड़ी ना हो। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसीलिए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। बाई के लिए दोनों का अलग अलग निकालेंगे, पहले 1 वाले का फिर 2 वाले का, दोनों का निकाल के जोड़ देंगे। चलिए पहले का निकालिए, फर्स्ट का 1 का निकालेंगे तो वही रहेगा ICC पहले सेक्शन का, पहले का एरिया, और यहाँ H का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। समांतर अक्ष की फिर में ही लगानी है आपको हर हाल में। ICC बाई अक्ष के लिए क्या होता है, पहले H लेते हैं, B की पावर 3 लेते हैं, अपॉन 12, पहला है तो A1 लेंगे। H बाई अक्ष के लिए H क्या बताया था, x बार का यूज करना है, x बार माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। समझ आ रहा है। H की वैल्यू, कौन सा सेक्शन है, पहले सेक्शन का H 1 है, 1 लिख दिया। B कितना, पहले सेक्शन का 3 है, 3 लिख दिया, अपॉन 12 प्लस A1 एरिया पहले का 3 एकन 3 हो जाएगा,
एक्स बार कितना था 1.36 था, 1.36 हो गया, माइनस x1 कितना था दोस्तों, x1 पहला सेक्शन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये 1.5 तो ये है, एक ये 2.5, इसका स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये जो आएगा आपका y1 वाला, ये आ रहा है 3.29, कितना आ रहा है 3.29, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल दिया, पहले सेक्शन का निकाल दिया, ठीक है, 3.29 सेंटीमीटर की पावर 4, ये बाई एक्स के अबाउट पहले सेक्शन का आ गया, समझ आ गया। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी h1 समझ रहे हो वाई एक्स के लिए, h1 अब यहाँ पर समांतर अक्ष कौन कौन सी होंगी, पहला सेक्शन ये है, इसका सेंटर कहाँ था, यहाँ था, इसका सेंटर ये है पहले सेक्शन का, तो इसके लिए वाई एक्स क्या होगी, इसके लिए यहाँ होगी वाई एक्स, ये वाली होगी वाई एक्स, ये समझ पा रहे हैं, ये किसके लिए है वाई एक्स, ये इस पहले सेक्शन की वाई एक्स है इसकी, और मेन जो वाई एक्स थी आपकी ये वाली है वाई एक्स मेन वाली है, जो सेंट्रोइड से पास हो रही है, ये वाली मेन वाई एक्स थी, और ये पहले सेक्शन की वाई एक्स है, y1 जो है, ठीक है, ये वाली। तो आप देखिए आपको ये वाली दूरी निकाली दोनों के बीच की, कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की, इसमें से आप ये वाली दूरी घटा दीजिए, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी थी ये वाली, ये आपकी x1 थी, x1 में से आपने x बार घटाया ये वाला, तो x1 माइनस x बार करना था, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, स्क्वायर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर क्या करना था, x1 माइनस x बार करना था इस केस में, फिर भी वैल्यू वही आती, 2.5 में से आप 1.36 घटा दो, इसलिए आपको रटने के लिए मैंने ये बता दिया था, h के लिए बाई बार माइनस y1 करेंगे, बाई आई करेंगे, x अक्ष के लिए बाई के लिए x बार माइनस x1 करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो प्लीज़ करके कंफ्यूज ना होना, दोबारा से आपको डायग्राम दे देंगे, PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बहुत सारी लाइनें खींची आपको, ताकि क्लियर हो सके चीज़ें, समझ आ गया ये। चलिए अब बात करते हैं किसकी, I/2 की, I/2 यहीं देख लीजिए, जब आप इसका 2 करेंगे तो सब जगह 2 हो जाएगा, जब 2 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरे वाले सेक्शन की लिखिएगा वैल्यू, किसकी, दूसरे वाले सेक्शन की, तो दूसरे सेक्शन का h कितना, यहाँ से यहाँ तक 4 है दूसरे सेक्शन का h, दूसरे सेक्शन का भी 1 है, 1 की पावर 3/12 प्लस दूसरे सेक्शन का एरिया 4 है, दूसरे सेक्शन के लिए x2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 का आधा 0.5 है ये, माइनस में x बार कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, इस बार आपको x बार में से x2 माइनस करना पड़ता, इसीलिए मैं कह रहा था आप एक ही फॉर्मूला रट लीजिए, x बार माइनस xi वाला, ये वाला, तो आपको आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, बिकॉज आपके लिए स्क्वायर करना है तो कोई अंतर नहीं आएगा, वो प्लस ही हो जाता घट के। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 वाली वैल्यू कितना आएगा, ये 1.14 आ रहा है सेंटीमीटर की पावर 4, ये कितना आ गया 1.14 सेंटीमीटर की पावर 4। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये जोड़ने पर, चलिए जोड़ दें, हटा दें, ये हटा दें, तो मेन जो आपका I/y आ जाएगा निकल के, कितना जोड़ना है 3.29 प्लस में 1.14, 9 और 4 13 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, पॉइंट में 4 हो गया, तो 4.43 सेंटीमीटर की पावर 4। ये क्या आ गया इसका I/y, तो I/y भी हम निकाल चुके, I/x भी हम निकाल चुके। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक टी सेक्शन और आपको जल्दी से करा दूं, क्योंकि टी सेक्शन आपका सिमेट्रिकल होता है, उसको कराने के बाद बाकी जितने सेक्शन है PDF में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख करके आप नोट्स बना सकते हैं अपने इजीली। समझ आ गया, तो आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा कि हम I/x और I/y कैसे निकालते हैं। तो अब टी सेक्शन का आप मेरे साथ साथ निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हटा दें इसको, चलिए टी सेक्शन ले लेते हैं, कोई एक टी सेक्शन, यस 6 2 10 और 2, ये तो कितना, ये 6 है, किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये है आपकी 6 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है ये है आपकी 2 सेंटीमीटर, एंड ये जो है ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, यस ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार देख लें, आपको क्वेश्चन सभी को दिख रहा है क्लियरली।
यस 6 नहीं दिख रहा, ठीक है नीचे कर देते हैं 6 को थोड़ा सा, 6 को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है अब दिख रहा होगा 6 है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप मेरे साथ साथ। आपको क्वेश्चन सेम वही है, आई एक्स एक्स भी निकालना है, आई वाई वाई भी निकालना है। पहली चीज़ जब आपको दोनों निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, इसका एक्स बार वाई बार दोनों निकालेंगे। तो आपको पता है ये बाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, बीच में से काटेंगे इसको आप, बाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सेक्शन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं सीजी में। ये इसका एक्स अक्ष हो गया और ये वाला ये वाई एक्स हो गया, ठीक है बीच में है वाई एक्स, नहीं भी दिख रहा हो तो आप काट लीजिएगा इस तरह से बीच में से, ये वाई एक्स हो गया। तो अगर बात करें पहले इसको मान लिया पहला सेक्शन है ये वाला आपका नीचे वाला पहला सेक्शन, तो इसका सेंटर यहाँ बीच में होगा, दूसरे सेक्शन का यहाँ बीच में होगा, मतलब दोनों सेक्शन का जो सेंटर है वो बाई एक्स पे ही आ रहा है। डेट मीन्स इसका एक्स बार क्या होगा 0 होगा। आपको बताया भी था, आप लिख दीजिएगा जब आप इसका सेंट्रोइड निकालेंगे, सेंट्रोइड जब भी आप निकालेंगे सीधे क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे सीधे इसका आप लिखेंगे, चूंकि टी सेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब होता है दोस्तों सममित है, सिमेट्रिक है, इसीलिए इसका जो एक्स बार होगा, एक्स बार से मतलब क्या है, इसका x1 भी 0 आएगा, x1 भी 0 आएगा, x2 भी 0 आएगा, इसीलिए इसका x बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका x बार होगा 0। इतना समझ आ रहा है। बात करें बाई बार की, बाई बार के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a1/1 प्लस a2/2 अपॉन में a1 प्लस a2। a1 कितना है इसका, पहला सेक्शन नीचे वाला माना है 2 × 10 20 हो जाएगा, इंटू बाई1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 का आधा 5 हो जाएगा बाई1, प्लस a2 कितना है 6 दूनी 12 12 हो गया, बाई2 कितना है, ये वाला सेंटर निकालना है यहाँ से यहाँ तक 10 तो ये है और एक ये 11 हो गया, 11 अपॉन में 20 प्लस 12 a1 a2। यहाँ से बाई बार कितना आ गया, बाई बार चेक कर लीजिए इसका, इसका जो बाई बार है दोस्तों 12 × 11 20 × 5, ठीक है 7.25 आ रहा है, 7.25 सेंटीमीटर। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो मेरे पास कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया यहाँ। तो एक्स बार वाई बार सभी साथियों को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया, इसका एक्स बार वाई बार समझ आया। क्या क्या आ रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एक्स बार तो 0 है, वाई बार 7.25 है, ठीक है सेंटीमीटर में। अब जल्दी से इसका आई निकाल दीजिए, हटा दे से, स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं आप, ठीक है क्लास बड़ी हो रही है थोड़ा फास्ट करते हैं। अगर हमें इसका आई निकालना है, मैं आई एक्स एक्स निकाल रहा हूँ पहले, तो मैं पहले 1 निकालूंगा आई एक्स एक्स 1, फिर निकालूंगा आई एक्स एक्स 2, पहले 1 निकालिए, दोनों को बाद में फिर जोड़ दीजिएगा। आई एक्स एक्स 1 मार्कर भी ख़त्म होने को आ गया, चलिए क्लास ख़त्म कर देते हैं। आई एक्स एक्स 1 निकालेंगे तो क्या, सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में एरिया इंटू एच का स्क्वायर। एक्स अक्ष के लिए है, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है बी एच की पावर 3/12 प्लस में एरिया मतलब a1 आएगा, एक्स अक्ष के लिए एच क्या आएगा बाई बार माइनस बाई आई, समझ पा रहा, आई मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पहला, इसलिए दिख रहा है या इंक भर ले थोड़ा सा, चलिए कर ही देते हैं। बी कितना पहले सेक्शन का, बी 2 है, एच कितना पहले सेक्शन का 10 है अपॉन में 12 प्लस a1 कितना है 10 × 2 20 है, बाई बार 7.25 है, इसका स्क्वायर करेंगे सॉरी, माइनस बाई1 यहाँ से यहाँ तक का ये वाला है बाई1, ये कितना है ये बाई1 10 का आधा 5 है, बाई1 कितना दोस्तों 5 है, 5 इसका स्क्वायर। इसको आपने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है ये, कहाँ गया 6 × 2 की घात, ये तो दूसरा है 2 × 10 की घात 3/12 प्लस 20, ये 267। अच्छा पीछे जो वैल्यूज लिखी थी वो इतनी कम कैसे थी फिर, एल सेक्शन वाला वही था आंसर, सही था 9.44। एक बार कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लेना, नोट्स में मिस्टेक ना हो गलती से, बच्चे के नोट्स है ना, मैंने खुद नहीं बनाए हैं, बच्चों के हैं जिन बच्चों को पढ़ाया था, तो आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। बाकी प्रोसेस यही है सब, मैं लिख दे रहा हूँ इसमें देख के जो इन्होंने लिखा हुआ है। तो टी सेक्शन का कितना आ रहा है ये
267.9। ठीक है, जिन बच्चों को हमने ऑफलाइन में पढ़ाया है उन्हीं के नोट्स हैं, तो उसी से आपकी भी हेल्प हो जा रही है थोड़ी सी, तो उन्हीं क्वेश्चन को हमें आपको कराना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन समथिंग सेम ही होते हैं, हमें मेनली प्रोसेस समझ आना चाहिए। ठीक है ना, तो IX1 क्लियर हो गया सभी को, ये आ गया आपका। ठीक है, अब निकाल दो यहीं पे साथ साथ IX2। जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पर B की वैल्यू दूसरे सेक्शन की लेंगे, कितनी है, 6 है। H कितना दूसरे सेक्शन का, 2 है, 2 की पावर 3/12 हो जाएगा, प्लस में एरिया दूसरे सेक्शन का 6 दूनी 12 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ वैल्यू में, दूसरा कितना हो जाएगा, 12 हो गया। बाई बार कितना था, 7.25 था, माइनस यहाँ बाई 1 की जगह बाई 2 लेंगे, बाई 2 यहाँ से तक 11 था, 11 आ जाएगा इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 172.75, 172.75 सेंटीमीटर की पावर 4, ये आ गया। समझ आया? इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड करने पर ये आएगा 440.65 ओवरऑल। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे, किसको, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 440.75 सेंटीमीटर की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये IXX हो गया, मतलब एक आप निकाल चुके हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी। अब देखिए, ये आपका जिसमें x बार 0 आता है ना, उसका IY निकालना तो बहुत आसान होता है। हटा दें इसे, हटा दिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम इसका IY निकालने की, दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, IYY1 प्लस YY2। तो YY1 निकालेंगे, IYY1, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, ICC प्लस AH स्क्वायर। ICC बाई के लिए क्या लेते हैं, H इंटू B की पावर 3 लेते हैं अपॉन में 12, प्लस में यहाँ होगा A1, पहला सेक्शन है इसलिए। H क्या होगा, बाई बार के लिए आता है x बार माइनस x1, इसका स्क्वायर। अब आप सभी को बताया था क्या, x बार और x1 सिमेट्रिक सेक्शन है, इसका दोनों 0 था, इसका दोनों ही 0 था। तो जब ये दोनों 0 था तो पीछे वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी है आपकी, पहले सेक्शन का h, पहले सेक्शन का h कितना है, इसका 10 है, तो पहले सेक्शन का h आपने 10 पुट कर दिया। b कितना है, इसका 2 है, तो 2 की पावर 3/12, प्लस में A1 कुछ भी रखने की जरूरत नहीं आपको, ये सीधा 0 हो गया ना, x बार भी 0 था, इधर इसका x1 भी 0 है, इसीलिए ये पीछे वाला टर्म पूरा 0 हो गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा, ये 10 गुणा ये हो गया कितना, 8 80/12, तो 80/12 करने पर कितना आ रहा है, ये किधर है, हाँ 6.67 सेंटीमीटर की पावर 4। ये IYY1 आ गया। 2 निकाल दीजिए, 2 थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ करके परेशान ना हो। ठीक है, ICC 2 के लिए फॉर्मूला ये रहेगा, H की वैल्यू दूसरे सेक्शन की कितनी है, 2 है, 2 रख दिया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, B की वैल्यू दूसरे सेक्शन की कितनी है, 6 है, 6 की पावर 3/12, प्लस यहाँ भी आपका जब x2 करेंगे तो x बार माइनस x2, ये भी 0 था, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, 2 गुणा 6 की घात 3/12, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका किधर है, यस 36 आ रहा है, 36 ही आएगा वैसे। 12 से 2 तो कट गया, 6 की घात 2 बचेगा, 36 आ गया सेंटीमीटर की पावर 4। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको IYY भी निकल जाएगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे, इसका IYY आएगा टोटल 42.67 सेंटीमीटर की पावर 4। ये इसका क्या निकल गया, IYY निकल गया, IXX ये था। ठीक है, समझ आ गया, एक बार देखें, यस सब कुछ विजिबल है, दिख रहा है क्लियरली। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इसमें। इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, एक चैनल का, आई सेक्शन का, इसके अलावा एक आध और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे, तो सभी का PDF मिलेगा। ठीक है, जो मेजर पार्ट था आपका पूरा इस चैप्टर का मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया है। ऑब्जेक्टिव में यहीं से आपका बेसिक समझ आ गया आप सभी को, इसी से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे।
ऑब्जेक्टिव का सेशन मैं आपको संडे को करा दूंगा प्रोवाइड, क्योंकि संडे को जेई वाले बैच बंद रहते हैं, तो उस बीच में आपको पूरा दिन लेक्चर लूँगा। पूरे दिन से मतलब है 3 घंटे में समथिंग आपका 3 से 4 या 5 घंटे का हो सकता है, 300 क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ, 250-300 क्वेश्चन समथिंग, थोड़ा सा बड़ा सेशन रहेगा। तो संडे की शाम को आपको मिल जाएगा। कब? संडे की शाम को, संडे को आपको इवनिंग में पूरे मैकेनिक्स के लगभग 250 MCQs कराए जाएंगे। ठीक है, लगभग 250 MCQs आपको संडे को इवनिंग में प्रोवाइड कर देंगे। सुबह से मैं दोपहर तक लगभग रिकॉर्ड कर लूँगा एंड एडिट करके आपको शाम तक प्रोवाइड कर देंगे सभी क्वेश्चंस। ठीक है, उसी में इसके भी MCQs मिलेंगे आपको। तो आप इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहना है आप सभी को। हो सके तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आई है क्लास तो आप लाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको मैं लगातार PDF प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे जनरल इंजीनियरिंग वाले हैं और BMCE वाले हैं, उनके भी जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं, पहले मैं आपको PDF कंबाइंड पूरा PDF आपको, हालांकि सीमेंट का और ब्रिक का कंप्लीट करा दिया गया है। इसके अलावा आपका स्टोन है, पत्थर है, और आपका फाउंडेशन है, RCC है, कंक्रीट है, जितना भी बचा हुआ पार्ट है, पहले मैं आपको सबका PDF दे रहा हूँ नोट्स के रूप में, जिससे आप पढ़ लें। और कोशिश करूँगा उन पर मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर सकूँ, बट उससे पहले आपको PDF दे देंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पढ़ाई भी कर सकें रेगुलर। तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे GTech पॉली के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।